हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यूली रिलीज्ड दोंगवा को, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रिनेगेड इमॉर्टल के मेन कैरेक्टर वोंगलिंग की तरह ही शुरुआत में एक मॉर्टल होता है, मगर मॉर्टल होने के बावजूद भी वो लड़ाई में काफी ज्यादा अच्छा होता है। वो लड़ाई में ज्यादातर दो तलवारों का यूज करता है। वो दो तलवार इसलिए यूज करता है क्योंकि वो इन दोनों को जोड़ के कभी भी एक स्पीयर भी बना सकता है। हमारे इस सीरीज का हीरो किलिंग का एक्सपर्ट है। वो अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारने से जरा भी नहीं कतराता, बिल्कुल वोंगलिन की तरह, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर उसने अपने दुश्मनों को नहीं मारा तो उसके दुश्मन उसे मार देंगे। तो अब सीरीज की शुरुआत होती है और हम कुछ बारबेरियंस को देखते हैं जो घोड़ों पे झूमते हुए जा रहे थे। ये यहाँ पे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग अभी अभी ही किसी जंग को जीत कर आ रहे हैं। इन लोगों को हमारा हीरो निंक्यू भी देख रहा था। अब रात के वक्त ये सभी बारबेरियंस अपने कैंप्स में जश्न मना रहे थे। हर कोई नशे में धुत है। यहाँ एक बंदा एक अबला नारी पे जबरदस्ती कर रहा था। यह औरत इसलिए यहाँ पे चिल्ला रही है। ये सब देख के दूसरी तरफ उसके साथी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तो उसके साथ वाला बंदा उसे मारते हुए कहने लगा, अबे उधर क्या देख रहा है, तू पीने पे ध्यान दे। ये सब अभी शांति से चल ही रहा था कि तभी इन लोगों पे किसी ने हमला कर दिया। बारी बारी करके हर कोई तीरों से तलवारों से मारा जा रहा था, जिस वजह से सभी लोगों का नशा टूट गया और अब सभी लोग हमलावर को ढूंढने लगे। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमलावर खुद ही इन लोगों के सामने आ चुका था। हमलावर और कोई नहीं, अपना हीरो निंक्यू है, जो आते साथ ही यहाँ मौजूद लोगों से लड़ने लग चुका। वो हर एक बंदे को चुन चुन के बुरी तरह से मार रहा था। उसने अबला नारी के गुनहगार को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। निंक्यू ने पल भर में ही जश्न को जंग में बदल दिया। वो वन मैन आर्मी की तरह सभी पे भारी पड़ रहा था। ये बारबेरियंस निंक्यू को पहचान लेते हैं। वो निंक्यू से कह रहे थे कि तुम तो वही वुड कटर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों पे यूं अटैक करने की। निंक्यू बारबेरियन की बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देता। उसके पास जंजीरों वाला भी एक तलवार है जो लॉन्ग रेंज के हमले में काम आता है। अगर कोई दुश्मन दूर है तो वो इन जंजीरों वाले तलवार का शिकार बन जाता है। कुछ ही पल में इस कैंप में मौजूद सभी लोगों को निंक्यू ने अकेले ही ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। निंक्यू के कहर से बचने के लिए कुछ लोग घोड़े पे सवार होके भागने लगे, मगर निंक्यू को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास भी एक घोड़ा है जो हवा से बातें करते हुए चलता है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा तेज चलता है। अब निंक्यू ने अपने घोड़े को सीटी बजाकर फौरन ही बुला लिया। फिर वो भी घोड़े पे सवार होते हुए बड़े ही कूल अंदाज में भागते हुए लोगों को कत्ल करने लगा। उसने कुछ ही वक्त में एक बंदे को छोड़ के सभी लोगों को खत्म कर डाला। आखिर में उसने आखिरी बचे हुए बंदे का भी गला काटते हुए अपनी दोनों तलवारों से खत्म कर डाला। ये सीन वाकई में कमाल का था। जिसके बाद वो ऑरा फार्मिंग करने के लिए अपने घोड़े के अगले पैरों को हवा में उठा चुका। नेक्स्ट सीन में हम एक काफिले को वही सिटी की ओर आते हुए देखते हैं। ये काफिला काफी बड़ा था, जिसे खुद इस सिटी के जनरल रिसीव करने के लिए गेट तक आ चुके। जनरल का नाम मा टूशियांग था, मगर हम उन्हें जनरल मा कहकर पुकारेंगे। अब जनरल मा इस काफिले के मास्टर से कहने लगे कि आप लोग काफी दूर से यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं आप लोगों के आराम का इंतजाम कर देता हूँ। जिसपे ये लड़की पीछे से आते हुए कहने लगी कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो यहाँ बस एक गाइड के लिए आए हैं, हमें यहाँ पे ज्यादा देर नहीं ठहरना। आपको तो पता ही होगा कि कैपिटल तक जाने का रास्ता कितना खतरनाक है, तो इसीलिए आप हमारे लिए किसी ऐसे गाइड का इंतजाम करें जो हमें कैपिटल तक सेफली पहुँचा दे। जो सुनके जनरल माँ कहने लगे कि अगर ऐसा है तो मेरे पास इस काम के लिए एक अच्छा बंदा मौजूद है। उनके ये कहते साथ ही हम अपने हीरो निंक्यू को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ स्टोन पेपर सीजर खेल रहा था। वो इस गेम में हर बार अपने अपोनेंट को हरा देता है, जिस वजह से अब यहाँ पे मौजूद बैठ के सारे पैसे उसके होने वाले हैं। लेकिन अपोनेंट नाटक करने लगा। वो कहने लगा तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम मेरे एक्शन के बाद अपना एक्शन कर रहे हो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक लड़की जिसका नाम सांग सांग है वो निंक्यू को सपोर्ट करने लगी। वो कहने लगी हार हार होती है और जीत जीत, इसलिए आप रोना बंद करो। जो कहने के बाद वो निंक्यू के साथ मिलके सारे पैसे समेट लेती है। ये सब बाहर से काफिले वाली लड़की भी देख रही थी। गेम खत्म होने के बाद ये दोनों जाने लगे। निंक्यू कह रहा था कि चलो हमें कल्टीवेशन भी करना है। जो सुन के इस जगह पे मौजूद लोग कहने लगे उस पुरानी किताब को पढ़ने को तुम कल्टीवेशन कहते हो, सच में तुम्हारा तो ऊपर का माला खाली है। वहीं बाहर ये सोल्जर निंक्यू से कहने लगा कि तुम्हें जनरल बुला रहे हैं, तो इसीलिए चलो जल्दी से उनके पास जाओ। उतने में ये लड़की निंक्यू से कहने लगी क्या आर्मी में अपने साथ पर्सनल सर्वेंट रखना मना नहीं है। जिसपे ये लड़की कहने लगी मैं निंक्यू की सर्वेंट नहीं हूँ। तो निंक्यू भी बोल पड़ा कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी साथी को सर्वेंट बोलने की। वैसे अगर ये मेरी सर्वेंट है भी तो तुम्हें उससे क्या लेना देना, चलो बताओ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। ये सब सुन के ये लड़की शांत हो गई, मगर वो कहने लगी आखिर हमारी डायनेस्टी में तुम जैसा कमीना सोल्जर क्या कर रहा है। उसके इस बात पे निंक्यू जरा भी ध्यान नहीं देता। वो सांग को लेके यहाँ से जाने लगता है और ये लड़की अपने साथ मौजूद बंदे से पूछने लगी कि क्या ये सच में हमारा गाइड है। तो ये आर्मी का बंदा कहने लगा कि ये लड़का जरूर कमीना है, मगर इसके पास टैंग अकेडमी ज्वाइन करने
का आर्मी का रिकमेंडेशन लेटर है। जो सुन के ये लड़की तो हैरान थी। वही निंक्यू और सांगसांग मजाक मस्ती करते हुए जा रहे थे। अगले सीन में निंक्यू जनरल के साथ था और जनरल निंक्यू के आर्मर को रिपेयर कर रहे थे। उतने में ही निंक्यू बोल पड़ा कि मैं जानता हूँ कि कैपिटल काफी अच्छा है, मगर फिर भी मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं बचपन से ही आपके साथ हूँ, आपने ही मुझे लड़ना सिखाया, जिस वजह से मैं तैंग एकेडमी के एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड हो पाया। मगर फिर भी मैं इस सिटी और आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। जो सब निंक्यू जनरल को मस्का मारते हुए कह रहा था। मगर जनरल कहने लगे निंक्यू निंक्यू तुम कब सुधरोगे। तो निंक्यू कहने लगा जनरल मैं अगर यहाँ पे रहूंगा तो आपकी काफी ज्यादा मदद करूंगा। मैं हमेशा साइड बाय साइड रहकर आपके साथ दुश्मनों से लड़ूंगा। आपके ऊपर आने वाला हर वार पहले मुझसे होकर गुजरेगा। जिसपे जनरल निंक्यू से पूछने लगे चलो बताओ कि आखिर तुम उन लोगों का गाइड क्यों नहीं बनना चाहते। तो अब निंक्यू यहाँ पे सब कुछ सच सच बताने लगा। वो कहने लगा कि उसे कुछ और साल जिंदा रहना है, वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तो जनरल कहने लगते हैं क्या तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो। अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं कि तुम एक सोल्जर हो और एक सोल्जर को हर हाल में अपने सीनियर्स का कहा मानना होता है, तो इसलिए तुम्हें भी मेरा कहा मानना होगा। जनरल की बात सुन के निंक्यू उन्हें तख्त पे बिठाते हुए कहने लगा कि चलिए हम यहाँ पे बैठ के आराम से बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल गोल्डन हॉर्ट चीफ्टेन मारे गए थे और तो और सिटी में मौजूद काफिले के कैरेजेस पे भी तीरों और तलवारों के निशान है। ऊपर से वो पीले कपड़े वाली लड़की भी अजीब है। वो एक सर्वेंट होने का दिखावा कर रही है। उसे लगता है कि मैं उसकी हकीकत नहीं जानता। इन सब चीजों को देखते हुए मैं कभी भी उनके साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। निंक्यू की बातों को सुन के जनरल माँ कहने लगे कि अच्छा तो तुम्हें हकीकत पता है। जिसपे निंक्यू कहने लगा और नहीं तो क्या, वो प्रिंसेस अपने ही टेरिटरी में आके खुद को छुपा रही है। इससे ये पता चलता है कि उनके पीछे गोल्डन हॉर्ट्स या बारबेरियंस पड़े हुए हैं। मैं ना इन सब मामलों से दूर ही रहना चाहता हूँ। तो जनरल हेवन और अर्थ की एनर्जी के बीच की एनर्जी की तरह आप मुझे रिलीज कर दो। जो सुन के जनरल कहने लगे अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फाट की तरह ट्रीट करूँ। जनरल ये कह रहे थे कि वही निंक्यू जनरल के वाइन को गायब कर लेता है। अब जनरल उसे उसका आर्मर लौटाते हुए कहने लगे कि अब इसे दोबारा से डैमेज मत करना। जिसपे निंक्यू कहने लगा ठीक है ध्यान रखूंगा। जो कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। मगर जनरल ने उसके हाथ में अपना वाइन देख लिया, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए पूछने लगे कि तुम मेरी वाइन किस खुशी में लेकर जा रहे हो। जिसपे निंक्यू जवाब देने लगा कि ये आपने मेरे लिए ही लाया है ना। तो जनरल कहने लगे तुमसे किसने कहा कि मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। चलो अब ले ही लिया है तो जल्दी से लेके निकलो। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो गया और अगले सीन में हमें सांगसांग को दिखाया गया जो निंक्यू के अस्तबल की सफाई कर रही थी। ये काम काफी ज्यादा मेहनत वाला था, इसलिए सांगसांग निंक्यू के घोड़े को मारते हुए कहने लगी कि तुम मुझे बहुत ज्यादा थका देते हो, तो आज नहीं तो कल मैं तुम्हें बेच डालूंगी। उसके ये कहते ही हमें निंक्यू को जनरल के साथ दिखाया गया जहाँ जनरल उसे गाइड बनने के लिए मना रहे थे। वो निंक्यू से कह रहे थे कि गाइड बनना तैंग एकेडमी में एडमिशन हासिल करने का एक जरिया है। भले ही तुम्हारे पास मिलिट्री का रिकमेंडेशन लेटर है, मगर फिर भी ये एडमिशन के लिए इनफ नहीं होगा। तुम्हें 3 और मिनिस्ट्री ऑफिस से स्टैंप लेना होगा, तभी जाके तुम्हारे पास मौका होगा एकेडमी में एडमिशन लेने का। जो सुन के निंक्यू कहने लगा क्या फालतू टाइम पास है, क्या बस एक एडमिशन के लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। जिसपे जनरल कहने लग चुके कि उस काफिले में एक लू सरनेम का बंदा है जो हाउतियांडाओ साउथ गेट का कल्टिवेटर है और उसके साथ अगर तुम रहते हो तो तुम्हारा कंफ्यूजन भी दूर हो सकता है। वैसे क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब हम लोग वुड कटिंग करने के लिए गए थे। जिसपे निंक्यू कहता है हाँ मैं उस वक्त को कैसे भूल सकता हूँ। तो जनरल कहने लगे कि उस वक्त हम पर बारबेरियंस ने हमला कर दिया था, मगर तुमने हम सभी की जान बचा ली, इसलिए शहर के सभी लोगों ने तुम्हें थैंक यू कहा और तुम्हें क्या चाहिए वो भी पूछा, मगर तब तुमने बस टाइशेंग इंडक्शन स्क्रोल ही लिया। तुम उस पुरानी बुक को बार बार पढ़ते रहते हो। अगर मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताऊँ तो वो अकेली बुक तुम्हारा फायदा नहीं कर सकती, तुम्हें और भी बुक्स चाहिए होंगे जो वही सिटी में तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ये दुनिया वही सिटी से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर तुम उस तरह की और भी बुक्स को पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया में कदम रखना ही पड़ेगा। देखो इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो सब कहते हुए जनरल चले गए। वही निंक्यू भी अपने घर आ चुका। वो सांगसांग से कहने लगा कि हमें कैपिटल जाना होगा, जिसपे सांगसांग कोई जवाब नहीं देती। वो बात को चेंज करते हुए कहने लगी कि दरवाजे जाम हो चुके हैं, इसलिए इसकी ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तो निंक्यू कहने लगा ठीक है ये हो जाएगा, लेकिन तुमने कैपिटल जाने के मेरे सवाल पर जवाब नहीं दिया। जिसपे सांगसांग पूछने लगी क्या कैपिटल जाना और अकेडमी में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसपे निंक्यू उसे समझाते हुए कहने लगा कि हम हमेशा वही सिटी में नहीं रह सकते, हमें आज नहीं तो कल इस जगह को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। वैसे भी कैपिटल में हमारे पास अमीर बनने के कई सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे, हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। जो सुनके सांगसांग कैपिटल जाने के लिए तुरंत ही राजी हो गई
और वो फौरन ही सामान पैक करने भी लग गई। वहीं निंक्यू अपने बेड पे जाके लेट गया। साथ ही साथ वो अपनी उसी पुरानी किताब को भी पढ़ रहा था। वो अपनी कल्टीवेशन जर्नी को कैसे शुरू किया जाए उसके बारे में यहाँ पे सोचने लगता है। वो सोचने लगा कि जब तक मैं हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तब तक मैं कल्टीवेटर नहीं बन पाऊंगा, और इस बुक को लाखों बार भी रीड करने पर मुझे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे ये सब कह रहा था कि वहीं सांगसांग कहने लगी कि कैपिटल में हमें सरवाइव करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि वहाँ हर एक चीज महंगी है। जिसपे निंक्यू सांगसांग से सवाल करते हुए पूछने लगा, चलो बताओ कि हमारे पास कितने पैसे है। तो सांगसांग उसे बताने लगी कि हमारे पास फिलहाल तो ज्यादा पैसे नहीं है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और ढेर सारे पैसे बनाऊंगी। तो निंक्यू उससे कहने लगा, ठीक है, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल तुम ये वाइन लो और पी के सो जाओ। इस वाइन को जनरल ने तुम्हारे लिए भेजा है, इसे पीने के बाद तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाएगी, फिर तुम आराम से सो सकती हो। तो सांगसांग इस वाइन को पीते हुए कहने लगी कि जनरल तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। जो कहने के बाद वो निंक्यू के बाजू में जाके सो गई। तो निंक्यू उससे पूछने लगा कि क्या तुम सो गई हो, अगर नहीं तो मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जिसपे सांगसांग कहने लगा, हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो निंक्यू कहने लगा कि मैं बहुत ही जल्द तैंग अकेडमी का एग्जाम देने वाला हूँ, साथ ही साथ हम कैपिटल में जाकर बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बीच मुझे यंग मास्टर बोलो। दरअसल बात यह है ना कि इससे मैं और ज्यादा इम्प्रेसिव लगूंगा, जिससे हमारी सेल्स भी बढ़ पाएगी। जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तब तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। जिसपे सांगसांग राजी हो चुकी। यहाँ सोते वक्त निंक्यू कहने लगा कि इस जगह पे तो चांद भी नजर नहीं आता। उसके इसी बात के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया, जहाँ सांगसांग और निंक्यू अपने घर को छोड़ के जा रहे थे। सांगसांग कहने लगी कि हमें घर को लॉक भी करना है, इसलिए थोड़ा रुक जाओ। तो निंक्यू कहने लग चुका, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम लंबे समय तक यहाँ नहीं आएंगे। दरअसल निंक्यू को पता था कि वो कल्टीवेशन दुनिया में कदम रखने वाला है, और एक मर्तबा जो कल्टीवेशन दुनिया में कदम रख दे वो पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखता। यह हाल सिर्फ निंक्यू का नहीं बल्कि हर एक कल्टीवेटर का है। हर वो कल्टीवेटर जो कल्टीवेशन करने के लिए अपने घर से बाहर गया है वो कभी भी अपने घर लौट कर नहीं जाता। वो घर तभी वापस आता है जब उसका घर उसकी कल्टीवेशन जर्नी से रिलेटेड हो। अगले सीन में निंक्यू जाने से पहले चिल्ला चिल्ला के सभी लोगों को बताने लगा कि मैं चांगगान जा रहा हूँ, और मैं यहाँ तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि मैं अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेता। मैं निंक्यू, अगर मैं अपने मकसद को पाने में फेल हो गया तो मैं कभी भी लौट के नहीं आऊंगा। जो सुन के सभी लोग कहने लगे कि निंक्यू बहुत अच्छे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। निंक्यू की इन हरकतों को प्रिंसेस भी कैरेज में बैठे बैठे देख रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसका वो ख्याल रख रही है। इस बच्चे के बारे में आपको आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अब अगले सीन में निंक्यू काफिले का गाइड बन के वही सिटी से जाने लगा, मगर वो यहाँ थोड़ा सा उदास था क्योंकि जनरल माँ उससे आखिरी मर्तबा भी मिलने नहीं आए। लेकिन तभी जनरल माँ सिटी के फोर्ट पर आके निंक्यू को आखिरी बार अलविदा करने लग चुके। तो निंक्यू फौरन ही जनरल माँ को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि अब से आपको ना बूढ़ा होने की और ना ही मरने की इजाजत है। मेरे कामयाब होकर लौटने तक आपको जिंदा रहना है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कामयाब देख सको। जो सब कहने के बाद वो अपने सफर पे निकल गया, मगर अभी भी वो थोड़ा सा उदास था। तो सांगसांग उससे पूछने लगी कि आप अभी भी उदास क्यों हो, क्या आपको आपके घोड़े की याद आ रही है। उसके ये कहते ही हमें पास्ट का सीन दिखाया गया जहाँ निंक्यू अपने घोड़े को लेके परेशान हो रहा था क्योंकि उसे उसका घोड़ा अस्तबल में नहीं दिख रहा। मगर तभी उसे पता चला कि सांगसांग ने तो उसके घोड़े को 70 सिल्वर टेल्स में बेच दिया है। सांगसांग कह रही थी कि वो निकम्मा घोड़ा बहुत ज्यादा खाता था, ऊपर से उसके मेंटेनेंस के लिए भी काफी ज्यादा पैसे खर्च होते थे, इसलिए उसे बेचना ही सही फैसला है। जो सुन के तो निंक्यू रो पड़ा। फिर प्रेजेंट सीन में पता चलता है कि प्रिंसेस का काफिला दिन रात ट्रेवल करते हुए काफी दूर आ चुका है। इतना दूर कि आसपास शहर छोड़ो गाँव तक भी नहीं था, मगर एक जगह पे आके काफिला रुक चुका। जब ये बात निंक्यू को पता चली तो उसने इस बारे में काफिले के कमांडर से इसकी वजह पूछी। तो ये कमांडर बताता है कि हम लोग रास्ता चेंज करने वाले हैं क्योंकि ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। जिसपे निंक्यू इस कमांडर से कहने लगता है कि तुम जानते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा गाइड मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे बताए गए रास्ते को ही फॉलो करना चाहिए। अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो अपने गाइड की बात को सीरियस लो। निंक्यू के इस बात पर कमांडर कहने लगा कि तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं वो मत देखो, तुम्हारा काम हमें रास्ता बताना है, ना कि फैसला लेना। रास्ता चेंज करने का फैसला मास्टर ने लिया है, इसलिए उन्हें यकीनन कुछ पता होगा। जो कहने के बाद ये कमांडर चला गया। वहीं निंक्यू कह रहा था कि इन लोगों को जरा भी खबर नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग खुद सांप के बिल में जा रहे हैं। ये खुद को होशियार समझ रहे हैं और दुश्मन को बेवकूफ, मगर दुश्मन को पता है कि इस काफिले में क्या कीमती चीज है। तो ये पता रहने के बाद उन्होंने यकीनन कोई बैकअप प्लान बनाया होगा। खैर मुझे क्या, इन्हें मरने का शौक है तो यही सही। उसके ये कहते ही रात के वक्त का सीन दिखाया गया जहाँ ये काफिला एक जगह पे खेमा बनाकर रुका हुआ था। लेकिन निंक्यू इन लोगों से अलग था। वो इनके ग्रुप में तो जरूर है मगर वो अपना खाना अलग बना रहा है। जो देख के सांगसांग कहने लगी कि क्या आप इन लोगों पे भरोसा नहीं करते। जिसपे निंक्यू कहने लग चुका कि
सी बात नहीं है। दरअसल मसला ये है कि ये लोग खुद चल के दुश्मन के पास आ चुके हैं, जबकि मैंने इन लोगों को इस बारे में पहले ही खबर कर दिया था। वैसे मैंने तुम्हें लाशों के ढेर से बड़ी ही मुश्किल से निकाला था। हम दोनों ने इस जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, इसलिए हम इन लोगों के चक्कर में पड़ के नहीं मरेंगे। तो इसीलिए किसी भी वक्त यहाँ से भागने के लिए तैयार रहना। जो सुन के सांग कहने लगी, अगर इन लोगों को आपकी बातें माननी ही नहीं है तो फिर आखिर इन्हें गाइड की क्या जरूरत। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पे प्रिंसेस आ गई, जिसको देखते ही निंचू सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम अब यहाँ पे क्या कर रही हो। निंचू की बातों को प्रिंसेस इग्नोर मारते हुए सीधा सांग के पास चली गई और वो उससे पूछने लगी कि मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। जिसपे सांग उसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो। नाम मालूम होने के बाद वो सांग से अकेले में बात करना चाहती है, मगर सांग निंचू के बगैर इजाजत के प्रिंसेस से बात करना नहीं चाहती। लेकिन निंचू ने उसे आसानी से बात करने की परमिशन दे दी। अब दूसरी जगह पे आके सांग बताने लगी कि निंचू जितना खड़ूस दिखता है उतना है नहीं। उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं कब का ही मारी जा चुकी होती। जो सुन के प्रिंसेस कहने लगी, अगर उसने तुम्हारी जान बचाई भी है तो वो तुमसे इस तरह से काम नहीं करवा सकता। वो तुम्हें नौकरों जैसा ट्रीट करता है, मगर वो मास्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं। जो कहने के बाद उसने सांग को एक रुमाल गिफ्ट किया, क्योंकि सांग काफी ज्यादा मेहनती और जिम्मेदार है। मगर उसे पता चला कि सांग का हाथ तो बर्फ जैसा ठंडा है, इसलिए वो इस बारे में सांग से पूछने लगी। तो सांग बताने लगती है कि उसे एक फिजिकल कंडीशन है, इसलिए कभी कभी उसकी बॉडी इतनी ठंडी हो जाती है कि वो रात को सो भी नहीं पाती। मगर डॉक्टर ने इसके लिए मुझसे कहा है कि मैं फिजिकल काम करती रहूं ताकि मेरी बॉडी गर्म रह सके। हर रात निंक्यो मेरे लिए वाइन लेके आता है ताकि उसे पीने के बाद मेरी बॉडी गर्म रहे। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, इसलिए मैं किसी भी चीज के लिए उसे ब्लेम नहीं करती। जो कहने के बाद वो वापस निंक्यो के पास आ गई। जान निंक्यो से कहने लगा कि आखिर तुमने बात करने के बदले ये रुमाल क्यों लिया। अगली मर्तबा अगर कोई तुमसे बात करना चाहे तो उससे पैसे चार्ज करना। निंक्यू की ये बात प्रिंसेस को जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसके पास आते हुए उससे कहने लगी, आखिर तुम्हारा मसला क्या है। मैं देख रही हूँ कि काफी वक्त से तुम हमसे अलग अलग रह रहे हो। तुमने अपना खेमा भी अलग बनाया और खाना भी अलग बना रहे हो। तो निंक्यू कहने लगा, मुझे और सांग को अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है, हमें भीड़ भाड़ में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो सुन के प्रिंसेस कहने लगी, अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए तुम हमसे बदला ले रहे हो। क्यों, मैंने सही कहा ना। जिसपे निंक्यू जवाब देता है कि बदला, भला मैं तुमसे बदला क्यों लूं। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि रास्ता चेंज करने का तुम्हें किसने ऑर्डर दिया। निंक्यू की बात सुन के प्रिंसेस जवाब देती है कि मेरे मास्टर का हमेशा खुद का प्लान होता है, इसलिए वो कब क्या करते हैं किसी को भी नहीं पता। तुम बेफिक्र रहो, इस रास्ते से गुजरने पे किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। जिसपे निंक्यू कहने लग चुका कि तुम महलों में रहने वाले लोगों को भला दुनियादारी के बारे में क्या पता। तुम्हें पता भी है यहाँ से कुछ ही दूर पे बारबेरियंस घात लगा के बैठे रहते हैं, वो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सब खुद को उनका चारा बनाने जा रहे हो। खैर तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे क्या, मैं तो सांग के साथ जा रहा हूँ। जो कहने के बाद वो सांग के साथ जाने की तैयारी करने लगता है। ये देख के प्रिंसेस को गुस्सा आ गया। वो निंक्यू से कहने लगती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तुम यहाँ से जाने की सोच भी कैसे सकते हो। जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की इजाजत नहीं। अगर तुम नहीं रुके तो मैं इस बारे में मास्टर को रिपोर्ट करूंगी। जिसपे निंक्यू कहने लगता है, तुम जिस मास्टर को रिपोर्ट करने की बात कर रही हो वही तुम लोगों की मौत का कारण बनने वाला है। ये सुन के प्रिंसेस निंक्यू को कुछ बोलने वाली थी कि मगर उसी वक्त निंक्यू ने उसके मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि तभी यहाँ पे परिंदे अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। और परिंदे ऐसा तब करते हैं जब उनकी तरफ कोई बढ़ रहा होता है। निंक्यू प्रिंसेस से कहने लगा कि खामोश रहना। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इन लोगों पे तीरों से अटैक हो गया। यह अटैक एकदम से हुआ था, जिस वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे गए। इन सोल्जर्स को तो यहाँ पे संभलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन वक्त रहते ही निंक्यू सांग और प्रिंसेस को लेके कैरिज के पीछे छुप जाता है। यहाँ बहुत सारे ट्रेंड फाइटर्स ने अटैक कर दिया। इनका अटैक बहुत ज्यादा प्रिसाइज और घातक था। साथ ही साथ इनके पास खतरनाक वेपन्स भी थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए ये लोग काफिले के सोल्जर्स को खत्म कर रहे थे। इन सोल्जर्स ने तुरंत ही मास्टर लू के कैरिज को ढालों से घेर लिया। अंदर मास्टर लू अटैक करते हुए कहने लगे कि किसकी हिम्मत हुई हम पर हमला करने की। दरअसल मास्टर लू का पूरा नाम लू किंग चैन है और वो एक स्वॉर्ड मास्टर है, इसीलिए वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए दुश्मनों के सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर उनके स्वॉर्ड को दुश्मनों का एक एक्सपर्ट रोक लेता है। वो यहाँ पे अकेले नहीं था, उसके साथ और भी काफी सारे लोग थे जो सीधा नीचे आने लगे। लेकिन ये सोल्जर्स इन्हें मारने लग चुके और कहने लगे मास्टर को प्रोटेक्ट करो। दूसरी तरफ प्रिंसेस के ऊपर भी अटैक हो गया, लेकिन निंक्यू बहुत ही कूल अंदाज में प्रिंसेस को भी बचा लेता है। जिसके बाद वो प्रिंसेस और सांग को लेके जाने लगता है। लेकिन प्रिंसेस कहने लगी कि उस कैरेज
एज में एक बच्चा है, इसलिए उसे बचा लो। बच्चे का सुनते ही निंक्यू प्रिंसेस से पूछने लगा कि क्या तुम्हारा बच्चा भी है, मगर प्रिंसेस कहने लगी कि बेवकूफ, वो मेरा नहीं मेरे मास्टर का बच्चा है। जो सुनते ही निंक्यू बच्चे की कैरेज की ओर बढ़ने लगता है। उसे रोकने के लिए कई सारे लोग होते हैं, मगर वो सभी को मारते हुए आगे बढ़ते चला जा रहा था। फाइनली वो बच्चे के कैरेज के पास भी आ चुका, जहाँ बच्चा सेफ था, और निंक्यू को देखते ही मुस्कुराने लगा। उतने में ही स्वॉर्ड मास्टर निंक्यू से कहने लगे कि तुम्हें इस छोटे बच्चे को बचाना है, तुम इस बच्चे को लेके यहाँ से जल्दी से चले जाओ, ये हमारा छोटा प्रिंस है, बाकी मैं इन लोगों को पीछे रहकर रोकता हूँ। जो अभी उनका कहना ही था कि तभी काफी सारे वॉरियर्स इसी तरफ बढ़ने लगे। इन वॉरियर्स को देखते ही निंक्यू ने अपने दोनों स्वॉर्ड्स को जोड़कर एक स्पीयर बना लिया, और फिर वो इस स्पीयर से सभी वॉरियर्स का खात्मा करने लगता है। वो चुन चुन के इन्हें मार रहा था। निंक्यू अकेले ही इन सभी पे भारी पड़ चुका, उसने बहुत ही ब्रूटल वे में इन्हें खत्म कर डाला। जब रास्ता साफ दिखा तो प्रिंसेस छोटे प्रिंस को कैरिज से लेके जाने लगी। वहीं एक्सपर्ट अपने साथ वाले दानव पहलवान से कह रहा था कि अब वक्त आ चुका है कि तुम मैदान में उतरो, लेकिन ध्यान रहे प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है। जो सुनते ही ये पहलवान एक अक्खे पेड़ के साथ मैदान में आ चुका। वो इस पेड़ का यूज करते हुए सभी सोल्जर्स को पछाड़ते जा रहा था। इनफैक्ट अगर कोई जख्मी सोल्जर इस पहलवान के पैरों में आ जाता तो वो कुचलकर मारा जाता। तो इसी वजह से इसे रोकने के लिए स्वॉर्ड मास्टर अपने स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे पहलवान पकड़ लेता है और कहने लगता है जल्दी करो वरना ये तलवार मेरे आर पार हो जाएगी। उसके ये कहते साथ ही मास्टर लू की स्वॉर्ड थोड़ी सी उसके बॉडी के अंदर घुस गई, लेकिन तभी मास्टर लू के ऊपर माउंटेन पे मौजूद एक्सपर्ट ने शुरिकेन जैसे स्पिरिचुअल ब्लेड से हमला कर दिया, मगर मास्टर लू स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस स्पिरिचुअल शुरिकेन को ब्लॉक करके काउंटर कर चुके, जिस वजह से इस एक्सपर्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं इधर इस पहलवान ने स्वॉर्ड को अपने चेस्ट से बाहर निकाल लिया। इसी बीच उसकी नजर प्रिंसेस पर पड़ी, जो सांग सांग के साथ थी, मगर तभी ये पहलवान उसे डीमन बोलते हुए उसके ऊपर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन हमला करने से पहले ही उसके ऊपर मास्टर लू ने काफी सारे भालों से हमला कर दिया, जो सीधा उसकी बॉडी के आर पार हो गई। लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद भी ये पहलवान यहाँ पे जिंदा था। वो कैसे भी करके बस प्रिंसेस को मारना चाहता है, इसलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी निंक्यू अपने दोनों शॉट्स को इस पहलवान के कंधे में घुसा चुका, जिसके बाद वो बड़े ही खतरनाक तरीके से अपने इन्हीं शॉट्स का यूज करते हुए इसके गले को काट चुका, जिस वजह से पहलवान जगह पे ही मारा जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यू सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवरनाइट के लेटेस्ट एपिसोड को, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इसका पिछला वीडियो जरूर से देख लेना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी में होता है। अब वो लाइब्रेरी के शेल्फ से एक बुक निकालते हुए उसे देखने लग चुका। इस बुक को देखते साथ ही ये बंदा एक अलग ही जगह पे आ जाता है, जहाँ उसे एक तलवार दिखी। वो इस तलवार को जैसे ही पकड़ता है वैसे ही ये तलवार भागने लगी। ये बंदा इस तलवार को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन इस शॉट को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं। ये शॉट तो इस बंदे को उड़ाते हुए लेके जाने लगी। उसी वक्त सामने एक परछाई फॉर्म होने लग जाती है, जो और किसी की नहीं इसी बंदे की थी, लेकिन ये शॉट इस परछाई के आर पार हो जाती है, जिस वजह से ये परछाई मारी गई। लेकिन इस परछाई की डार्क एनर्जी इस बंदे की बॉडी में समाने लग चुकी, जिस वजह से इस बंदे को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वो यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उतने में ही प्रेजेंट सीन में अचानक से इस एक्सपर्ट की आंखें खुल चुकी। दरअसल अभी जो कुछ भी हुआ वो इस बंदे से ही रिलेटेड है, क्योंकि पिछले सीन वाला बंदा और कोई नहीं ये खुद था। अब ये बंदा अपने सामने पहलवान को देखता है और वो उससे कहने लगा कि हमारा शिकार करने का टाइम हो चुका है, इसलिए कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिसपे ये पहलवान कहता है कि हाँ ठीक है। दरअसल ये जो सीन है वो काफिले पे अटैक करने से पहले का है। अब प्रेजेंट सीन में हमें लाशें और चीजें तबाह हुई दिखाई गई। वहीं ये एक्सपर्ट घायल अवस्था में चलते हुए इधर ही आने लगा। वो कहने लगा स्वॉर्ड मास्टर लू किंगचैन, आप हाउटियांडाओ गेट के एल्डर हो। आपने स्वॉर्ड को छोड़ दिया माइंड की कल्टीवेशन के लिए। अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो क्या वो हैरान नहीं होंगे? मुझे तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा हैरान होंगे। ये सब बातें यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर लू भी सुन रहे थे। उन्हें ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उतने में ये एक्सपर्ट कहने लगा, जब मैं प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग रियलम पे पहुंचा था तो मैं एक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बन गया, लेकिन सेकुलर मार्शल पावर मेरी मैच नहीं। ये बात मुझे आज जाके आपसे और आपकी आर्मी से मिलके पता चल रहा है। आपके जैसे पावरफुल आर्मी का तैंग किंगडम में होना गर्व की बात है। तो एल्डर लू कहने लगे, चांगन में ज्यादा ग्रेट स्वॉर्ड्समैन नहीं है, और जो है मुझे लगता है कि तुम उनमें से नहीं हो। शायद तैंग एकेडमी के हिडन ड्रैगन्स और लायंस बाहर आ रहे
है, तुमने मेरे ओरिजिन को पहचान लिया। मुझे तैंग एकेडमी छोड़े हुए काफी वक्त बीत चुके हैं, इसलिए मुझे वहाँ की काफी सारी चीजों के बारे में खबर नहीं। एल्डर यहाँ पे ये सब कह रहे थे कि वही प्रिंसेस बच्चे को 2 सोल्जर्स के हवाले कर चुकी। उसने इन सोल्जर्स से कहा कि हम तुम्हें अपनी तय किरदा अगली लोकेशन पे मिलेंगे, तो इसलिए बच्चे को संभाल के वहाँ तक लेके जाओ। ये सब सांग और निंग्क्यू भी देख लेते हैं, मगर फिलहाल वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करते क्योंकि ये बच्चा प्रिंसेस का भाई है, इसलिए प्रिंसेस को जो करना है वो करेगी। दूसरी तरफ स्वॉर्ड मास्टर लू कह रहे थे कि तुम हाउरन स्वॉर्ड पाथ को फॉलो करते हो, तुम्हारे अटैक में विंड और थंडर का मोमेंटम है, तुम्हारी एबिलिटीज को देखते हुए तुम नेशन में सर्व कर सकते हो, लेकिन तुम तो बैंडिट्स को फॉलो कर रहे हो। एल्डर की बात सुन के ये एक्सपर्ट मुस्कुराते हुए कहने लगा कि बैंडिट्स? कैसे बैंडिट्स? मिस्टर लू, आप हाउटियांडाओ गेट से बिलोंग करते हो, आपने ये जरूर सुना होगा कि रातें तारों को कवर कर रही है, नेशन की शांति भंग होने वाली है, लेकिन नेशन की शांति भंग होने से पहले ही मैं इस डीमन वुमेन को खत्म कर दूंगा। दरअसल डीमन वुमेन प्रिंसेस को कहा जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक भविष्यवाणी हुई है। एक्सपर्ट की बात सुन के एल्डर कहने लगे कि क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, एक अनक्लियर भविष्यवाणी के चलते तुम लोगों को मार रहे हो, असल में तो नेशन की शांति तुम्हारे एक्शंस की वजह से भंग हो रही है। देखो मैं तुम्हें बता दूं, प्रिंसेस को मैं काफी सालों से जानता हूँ और मैंने कभी भी उनके बिहेवियर या कैरेक्टर में किसी भी तरह का इविलनेस नहीं देखा। एक फेलो कल्टीवेटर और स्वॉर्ड्समैन होने के नाते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, देखो तुम कभी भी मुझे अपनी लाइफ स्वॉर्ड के बगैर हरा नहीं सकते। अगर तुम्हें मुझे हराना है तो उसके लिए अपनी लाइफ स्वॉर्ड फॉर्म करनी होगी, जिसके लिए तुम्हारे पास फिलहाल तो ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें लाइफ स्वॉर्ड फॉर्म करने का मौका ही नहीं दूंगा, तो इसलिए जिद छोड़ो और वापस चले जाओ। जो सुनते साथ ही एक्सपर्ट अजीब तरह से कहने लगा कि जिद छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते हुए वो अपनी डिमोनिक टेक्निक को अनलीश कर देता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ काफी खतरनाक हेवन और अर्थ की एनर्जी जमा होने लगी। इस एनर्जी की वजह से सभी लोग हवा में उड़ने लगे, इवन की सांग और प्रिंसेस भी उड़ने लगते हैं, लेकिन निंग्क्यू उन दोनों को बचाए हुए है। दूसरी तरफ ये सब देख के एल्डर लू कहने लग चुके कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तैंग एकेडमी का कोई डिसाइपल डिमोनिक टेक्निक को भी यूज करता होगा। तुम्हें डिमोनिक पाथ के टेक्निक को यूज करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम तैंग एकेडमी के डिसाइपल हो जो कि राइचियस पाथ को फॉलो करता है, इसलिए इस तरह की हरकत करना तुम्हें शोभा नहीं देती। सच कहूँ तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उतने में ही निंग्क्यू सांग और प्रिंसेस को संभाल नहीं पा रहा था, उसकी हालत यहाँ पे खराब होने लगती है, लेकिन तभी सांग की छतरी खुल गई, इसलिए ये दोनों नीचे आ चुके। दरअसल ये छतरी लोहे की बनी हुई है, जिसके वजन की वजह से ये लोग नीचे आ गए, लेकिन एक डेड बॉडी इन लोगों की ही तरफ बढ़ने लगी। वो इन लोगों को आकर हिट होने वाली थी। अगर ये डेड बॉडी इन दोनों को हिट हो जाती तो ये दोनों भी हवा में उड़ने लगते, इसलिए निंग्क्यू इस डेड बॉडी से इन दोनों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल चुका। वो यहाँ पे हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो एक पेड़ की शाख को पकड़ के फाइनली वो बच गया। इधर एक्सपर्ट सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे इकट्ठा करने लगा। वो यहाँ पे एक खतरनाक अटैक करने की फिराक में था, जो सब एल्डर भी देख रहे हैं, इसलिए वो अटैक को ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी एक्सपर्ट अपनी उंगली को एक बुलेट की तरह एनर्जी का यूज करके फायर कर चुका, जो बहुत ही तेजी से एल्डर को हिट होने वाला है। ये तरीका सच में बहुत ज्यादा क्रूअल और खतरनाक था, मगर एल्डर दोबारा से शॉर्टची पावर का यूज करते हुए इस उंगली को ब्लॉक करने लगे, लेकिन वो इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो एल्डर ज्यादा देर तक इस अटैक को रोक नहीं पाएंगे, जो चीजें निंग्क्यू भी नोटिस कर लेता है, इसलिए वो इस फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन देने का फैसला कर चुका। वो अपने बो एंड एरोस का यूज करते हुए एक्सपर्ट के एक ही स्पॉट पे हमला कर चुका, जिस वजह से एक्सपर्ट का ध्यान भटक गया और एल्डर ने उसके अटैक को काउंटर कर लिया। अटैक काउंटर हो जाने की वजह से एक्सपर्ट की हालत अब पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी। इवन की निंग्क्यू के ढेर सारे एरोस भी उसकी बॉडी में घुस चुके हैं। वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहने लगा कि भले ही मैं डीमन वुमेन को मार नहीं पाया, मगर वो भी जिंदा नहीं रहेगी। मेरे जैसे और भी लोग उसे मारने आएंगे और हर मर्तबा उसे बचाने के लिए उसके पास कोई गार्डियन नहीं होगा। जो कहने के बाद वो दम तोड़ चुका। उसके दम तोड़ते साथ ही इधर निंग्क्यू को कुछ अजीब महसूस होने लगता है, इसलिए वो कहने लगा कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, जल्दी से अम्ब्रेला से खुद को बचाओ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे धमाके होने लगे। दरअसल कुछ लोग इस जगह पे आके एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स का यूज कर रहे थे ताकि वो प्रिंसेस को मार सके, मगर सांग अपने लोहे वाले छाते के साथ साथ खुद को बचाते हुए प्रिंसेस को भी बचा चुकी। वहीं अब निंग्क्यू फौरन ही इन दोनों के सामने आ गया। वो इन दोनों को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार था। निंग्क्यू के सामने 3 फाइटर्स थे, जिनमें से 2 तो सबसे पहले निंग्क्यू पे अटैक करते हैं। तीसरा वाला फाइटर सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन निंग्क्यू बिल्कुल भी इंतजार
इंतजार नहीं करता। वो इन दोनों पे बेरहमी से अटैक कर रहा था, मगर तभी बीच में थर्ड वाला बंदा आके निंक्यू के एक तलवार को गिरा देता है। लेकिन निंक्यू को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास ब्लेड्स की कोई कमी नहीं। वो सिर्फ 2 ब्लेड्स का यूज नहीं करता, वो यहाँ पे 3-3 ब्लेड्स का यूज करता है। मेनली फाइट्स में तो वो 2 ही ब्लेड का यूज करता है, लेकिन जब दूसरा ब्लेड किसी वजह से काम ना आ पाए तो वो अपने तीसरे ब्लेड को निकाल लेता है, और वो ब्लेड चेन से लिपटा हुआ होता है, जो क्लोज कॉम्बैट के साथ साथ लॉन्ग रेंज के लिए भी काम आता है। वो अपने तीसरे ब्लेड को निकालते हुए इन लोगों से फाइट करने लग चुका। साथ ही साथ वो अपने दोनों स्वॉर्ड को जोड़ते हुए फिर से अपना देसी स्पीयर भी बना लेता है, जिसका यूज करते हुए वो इन लोगों से फाइट कर रहा था। ये फाइट काफी देर तक चलती है, कोई भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर एंड में अपने हीरो निंक्यू ने सभी को ढेर कर दिया, जिसके बाद ये तीनों आराम से बैठ के आग सेकने लगे। वही मरे हुए सोल्जर्स को इकट्ठा किया जा रहा था। ये सब देख के प्रिंसेस कहने लगी इन लोगों को यहाँ नहीं मरना चाहिए था, जिसपे निंक्यू कहने लग चुका कि ये सोल्जर्स है, इनके मरने की कोई जगह या कोई वक्त नहीं होता। तो प्रिंसेस पूछने लगी तुम्हें कैसे पता था कि इन लोगों का बैकअप प्लान है। प्रिंसेस की ये बात सुन के निंक्यू जवाब देता है कि ये तुम कभी भी नहीं समझ पाओगी, जिसपे प्रिंसेस कहने लगी मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तो निंक्यू कहने लगा उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या बताने वाली हो। मैं जानता हूँ कि तुम प्रिंसेस हो। दरअसल इस प्रिंसेस का नाम लियू था। अब वो कहने लगी तुमने मेरी कई मर्तबा जान बचाई है, तो इसीलिए तुम्हारी पहले की गुस्ताखियों को मैं माफ करती हूँ। ये बात सुन के निंक्यू कहने लगा कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उतने में ही प्रिंसेस निंक्यू से पूछने लगती है तुमने वही सिटी क्यों ज्वाइन किया? तुम अभी यंग हो तो क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जिसपे निंक्यू बताने लगा कि यहाँ से ही कुछ दूर पे एक माउंटेन है, जहाँ से उसने सांग को पिकअप किया था। उस वक्त वो बहुत छोटा था, उसके पास रहने के लिए कोई घर या जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मगर एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े शिकारी से हुई, मगर जैसा कि मैंने कहा कि वो एक बूढ़ा शिकारी था, तो वो कब तक ही जिंदा रहता। एट द एंड उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद वो सांग के साथ अकेले ही उस माउंटेन में कई सालों तक सरवाइव करता है। फिर उसने सर्वाइवल के लिए वही सिटी को ज्वाइन कर लिया। जो सुन के प्रिंसेस कहने लगी तुम उस वक्त काफी ज्यादा छोटे थे, इवन की सांग भी छोटी थी, तो इस हिसाब से तुम उस वक्त सांग का ख्याल रखने के काबिल नहीं थे, मगर फिर भी तुमने सांग का ख्याल रखा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन तुम चाहते तो सांग को तांग डायनेस्टी के हवाले भी कर सकते थे। हमारे तांग डायनेस्टी में ऑर्फन्स को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, तो भला तुमने ऑफिशियल से मदद क्यों नहीं मांगी? जिसपे निंक्यू जवाब देता है कि सर्वाइवल के लिए आपके साथ जितने लोग हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने सांग को अपने साथ ही रखने का फैसला किया। जो सब सुन के प्रिंसेस निंक्यू को उसके साथ चांगान चलने को बोलने लगी। वो कहने लगती है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो उसका फ्यूचर सेफ रहेगा, वो ढेर सारी तरक्की कर सकता है। जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम चांगान क्यों जा रही हो, तुम अपने छोटे भाई के थ्रोन को हासिल करने जा रही हो, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए काफी पापड़ बेले हैं, तो इसीलिए मैं इस लाइफ एंड डेथ के पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता। दरअसल प्रिंसेस ने निंक्यू के टैलेंट को पहचान लिया था, इसलिए वो उसे अपने साथ करके तख्त के जंग में उसे इस्तेमाल कर सकती है, मगर निंक्यू ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। अब निंक्यू कहने लगता है कि उसे तैंग अकेडमी का एग्जाम देना है, वो तैंग अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है। निंक्यू की इस बात पे प्रिंसेस जवाब देती है कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तैंग अकेडमी के एग्जाम को पास कर पाना आसान नहीं, उसमें तुम्हारे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे फ्यूचर की फुल गारंटी है। जो सुनते साथ ही निंक्यू फुल इज्जत के साथ हाथ जोड़ते हुए प्रिंसेस को उसके ऑफर के लिए मना कर चुका और कहने लगा कि मुझे उम्मीद है कि प्रिंसेस मेरे इस फैसले की वजह से तैंग अकेडमी ज्वाइन करने में कोई मुसीबत नहीं खड़ा करेगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तैंग अकेडमी के मामले में आप मेरी हर तरह से मदद करोगी। जो सुन के प्रिंसेस कहने लगी तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, तुम्हें वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो हमारे सोल्जर्स को मिलता है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। जिसपे निंक्यू कहने लगा कि हाँ मैं जानता हूँ कि आप आपके साथ चलने के लिए मुझे मनाना चाहती हो, लेकिन मुझे मना के कोई भी फायदा नहीं, तो इसलिए मुझे मनाना छोड़ दो। निंक्यू की ये बात सुन के प्रिंसेस कहने लगी मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, अभी उसका ये कहना ही था कि तभी सांग निंक्यू को आवाज देते हुए कहने लगी कि उसे नींद आ रही है। जो सुन के निंक्यू उसके पास बैठते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें नींद आ रही है, चलो बताओ कि आज तुम्हें कौन सी कहानी सुननी है। पिछली मर्तबा मैंने स्नो व्हाइट और 7 लिटिल फ्लावर की कहानी तुम्हें सुनाई थी, तो चलो इस मर्तबा मैं तुम्हें अगली डकलिंग के बारे में सुनाता हूँ, मतलब कि बदसूरत बतख के बच्चे की कहानी। जो सुन के सांग निंक्यू के गोद में अपना सर रख के सो गई। वहीं निंक्यू उसे कहानी सुना रहा था। कहानी सुनते सुनते कब दिन निकल आया पता ही नहीं चला। अगले दिन हम एक सोल्जर के ग्रुप को देखते हैं जो इसी तरफ आ रहा था। इस ग्रुप को एक कमांडर लियू नाम का बंदा लीड कर रहा है। अब वो अपने घोड़े से उतर के जैसे ही सामने के नजारे को देखता है वो हैरान हो
जाता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसके सामने उसकी प्रिंसेस निंक्यू के ऊपर अपना सर रख के सो रही है। उतने में ही हम निंक्यू को देखते हैं जो आंखें खोलते हुए इस कमांडर को चुप रहने का इशारा करने लगा, लेकिन कमांडर निंक्यू की बातों पे ध्यान नहीं देता। वो तुरंत ही घुटनों पे आते हुए कहने लगा कि योर हाइनेस, कमांडर लियू आपके खिदमत में हाजिर है। मुझे आने में देर हो गई, इसलिए आप जो सजा देंगी मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कमांडर की वजह से सांगसांग और प्रिंसेस की नींद खुल गई। अब प्रिंसेस कहने लगी जल्दी से खड़े हो जाओ वरना मैं सच में तुम्हें पनिश करूंगी। जो सुन के कमांडर खड़ा हो गया और कहने लगा योर हाइनेस, आप सच में रहम दिल हो, माफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हमें फौरन ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि रीइंफोर्समेंट आती ही होगी। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी हम निंक्यू को देखते हैं जो अंगड़ाई ले रहा था। वो जानबूझकर अपने हाथों को प्रिंसेस की ओर फैला रहा है, जिस वजह से कमांडर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन बेचारा वो यहाँ पे कर भी क्या सकता है। अब प्रिंसेस कहने लगी हमें फौरन ही यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं। जब प्रिंसेस जाने लगती है तो निंक्यू को कल रात के इंसिडेंट को लेके कुछ याद आया, इसलिए वो कहने लगा प्रिंसेस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने जब से ही वही सिटी के अंदर आपको देखा है तब से ही मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके ये कहते साथ ही प्रिंसेस ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहने लगी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जाते जाते कमांडर लियू निंक्यू को इशारा करने लगा। वो इशारों ही इशारों में उसे वार्न कर रहा था। दरअसल उसे निंक्यू का प्रिंसेस के इतने करीब रहना पसंद नहीं आया, मगर निंक्यू उसके इस धमकी को जरा भी सीरियस नहीं लेता। वो उसे फुल टू फुल इग्नोर मार देता है, जो देख के सांगसांग निंक्यू से कहने लगी आप ये सब जानबूझकर कर रहे थे, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? तो निंक्यू जवाब देता है हाँ मैं ये जानबूझकर कर रहा था क्योंकि मुझे उस कमांडर को चिढ़ाना था। ये सुन के सांगसांग पूछने लगी कि आखिर आप प्रिंसेस को क्या बताना चाहते थे? जिसपे निंक्यू कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ये नहीं कहने वाला था कि पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। जो सुन के सांगसांग हंसने लगी और निंक्यू भी जोर जोर से ठहाके ले लेके हंसने लगता है। ये सब कमांडर लियू का एक सोल्जर भी देख रहा था, इसलिए वो अजीब तरह से मुंह बनाने लगता है। इस सोल्जर को देखते ही दोनों हंसना बंद कर चुके और निंक्यू कहने लगा सांगसांग जल्दी चलो, हमारे जाने का भी वक्त हो रहा है। दरअसल ये सब सांगसांग और निंक्यू का एक प्लान था सोल्जर को चिढ़ाने का। अब रास्ते में काफिले के साथ चलते हुए सांगसांग निंक्यू से पूछने लगी क्या तुम्हारे सवाल की वजह से प्रिंसेस के दिल में कुछ हलचल मची होगी? मेरा मतलब तुमने जो पहले कहा था क्या प्रिंसेस ने भी वही सोचा होगा? जिसपे निंक्यू जवाब देता है ये सोचने के लिए क्या मैं अजनबी नहीं, भला प्रिंसेस मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचेगी? हम वैसे भी ज्यादा करीब नहीं तो ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर सच में तुम जैसा कह रही हो वैसा ही है तो इसका एक ही मतलब निकलता है और वो ये है कि प्रिंसेस को मैं होशियार लगाऊंगा क्योंकि उनके आसपास तो हमेशा बस बेवकूफों की टोली ही रहती है। शायद प्रिंसेस ने कोयले के ढेर में मुझ जैसे हीरे को पहचान लिया। निंक्यू के इस बात पर सांगसांग जवाब देती है कहीं आप खुद को छोड़ के पूरी दुनिया को बेवकूफ तो नहीं समझ रहे? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपकी नजरों में मैं भी बेवकूफ हूँ। तो निंक्यू कहने लगा हाँ माना कि इस दुनिया के बहुत से लोग बेवकूफ है जो बेवकूफों वाला काम कर रहे हैं, मगर तुम उनमें से नहीं हो। तुम ना बेवकूफ हो और ना ही इंटेलिजेंट, तुम तो मीडियाकर हो। जो कहने और सुनने के बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। अभी ये दोनों इसी तरह से हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी एक सोल्जर आते हुए कहने लगा कि तुम अपनी स्पीड जरा तेज करो। तो निंक्यू कहने लगता है ठीक है ठीक है। उतने में ही सांगसांग निंक्यू से कहने लगती है ऐसा लगता है जैसे हम इस दुनिया के बेवकूफों के बीच चल रहे हो। इसी तरह से हंसी मजाक के साथ ट्रेवल करते हुए ये दिन भी बीत गया। अगले दिन भी ये सभी ट्रेवल ही कर रहे थे। अगले दिन निंक्यू और सांगसांग ने कपड़े चेंज कर लिए थे। उतने में ही शॉर्ट मास्टर का एक सोल्जर सभी लोगों को रुक के रीऑर्गेनाइज होने को कहने लगा। फिर वो निंक्यू के पास आते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें एल्डर लू अपने कैरिज में कुछ बात करने के लिए बुला रहे हैं। जो सुन के सांगसांग उसे गुड लक कहने लगी। वहीं निंक्यू भी एल्डर लू से बात करने के लिए बेताब था। उसके इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यू सीरीज का सेकंड एपिसोड पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर दिल करे तो कुछ कमेंट भी कर सकते हो। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवर द नाइट के लेटेस्ट एपिसोड को। लेकिन उससे पहले सभी लोग जाके इसके पिछले पार्ट को जरूर से देख लेना, क्योंकि मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निंक्यू ने प्रिंसेस को बचा लिया था। दरअसल कुछ लोग प्रिंसेस को मारना चाहते थे क्योंकि प्रिंसेस के ऊपर कुछ भविष्यवाणी हुई है, जिस भविष्यवाणी को कुछ लोग सच मान चुके। एपिसोड
एपिसोड के एंडिंग में निंक्यू को स्वॉर्ड मास्टर लू बात करने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस वजह से निंक्यू एक्साइटेड हो चुका। तो अब इस एपिसोड में देखेंगे कि निंक्यू के साथ स्वॉर्ड मास्टर लू क्या बात करेंगे। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हम निंक्यू को देखते हैं जो सांग सांग के साथ स्वॉर्ड मास्टर लू के पास आ चुका। तो एल्डर कहने लगे, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें गाइड बनने के लिए क्यों चुना। तुमने वाकई में मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मेरी जो तुमसे उम्मीदें थी वो करेक्ट निकली। जो सुनते साथ ही निंक्यू एल्डर के सामने झुकते हुए कहने लगा कि एल्डर प्लीज मुझे टीच कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझे सिखा सकते हैं। जिस पे एल्डर निंक्यू को उठने का बोल के उसकी बॉडी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चेक करने लगे। वो निंक्यू की पूरी बॉडी को चेक करने के बाद उससे पूछने लगे, क्या तुम्हें कल्टीवेशन का मतलब पता है? तुम एक कल्टीवेटर बनना चाहते हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें कल्टीवेशन का मतलब जानना होगा। तो निंक्यू पूछने लगता है, सीनियर क्या मैं कल्टीवेटर बन सकता हूँ? क्या मेरे पास कल्टीवेशन करने की जरा भी एबिलिटी है? अगर है तो प्लीज मुझे बताइए। तो एल्डर बैठते हुए निंक्यू को बैठने का बोल के उसे बताने लगे कि कल्टीवेशन सिर्फ हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना नहीं है। कल्टीवेशन में आपके पास वो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए जो आपको मजबूत बनाए, मतलब कि कॉन्शियसनेस को स्नो माउंटेन के साथ मर्ज करना जो आपके चेस्ट के पास है। मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी चेक किया और मुझे पता चला कि तुम्हारे मेरिडियंस ब्लॉक है। मेरिडियंस के ब्लॉक रहते हुए तुम कभी भी कल्टीवेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। कल्टीवेशन की दुनिया में आने के लिए तुम्हारे मेरिडियंस का ओपन होना जरूरी है। इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मेरिडियंस पहले से ही ओपन होते हैं। वो लोग स्पेशल लोग होते हैं जिस वजह से उनकी कल्टीवेशन भी फास्ट बढ़ती है। तुम्हारी बॉडी एक नॉर्मल बॉडी है, तुम्हारी बॉडी में कुछ भी स्पेशल नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए कल्टीवेशन कर पाना आसान नहीं होगा। जो सुनकर निंक्यू और सांग सांग उदास हो चुके। इसी के साथ अब रात के वक्त प्रिंसेस एल्डर लू से बात करते हुए उनसे पूछ रही थी कि क्या निंक्यू के पास कोई भी मौका नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे निंक्यू कल्टीवेशन करना शुरू कर सके? कोई तो रास्ता होगा जिससे उसकी परेशानी का हल निकल जाएगा। जिस पे एल्डर साफ साफ मना करते हुए कहने लग चुके कि नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। फिलहाल की मेरी जो नॉलेज है वो इस चीज को ठीक नहीं कर सकती। वैसे भी इस दुनिया में कुछ चीजें किस्मत से मिलती है और कुछ चीजों को हमें खुद ही पाना होता है, फिर चाहे वो छीन कर हो या फिर मेहनत कर कर। कल्टीवेशन की दुनिया में कई सारे ऐसे भी लोग मौजूद है जो अंधाधुंध मेहनत करते हैं, मगर उन्हें उनकी मेहनत का कोई भी ज्यादा अच्छा फल नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोगों को आधे मेहनत में ही दुगना फायदा हासिल होता है। मगर निंक्यू का केस थोड़ा सा अलग है, तो शायद मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुन के प्रिंसेस समझ चुकी थी कि एल्डर ने अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए वो उन्हें ग्रीट करते हुए यहाँ से जाने लगी। अगले दिन इन लोगों ने अपना सफर दोबारा से शुरू कर दिया और इस मर्तबा निंक्यू एल्डर लू के कैरिज में मौजूद था। वो एल्डर से पूछ रहा था कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? आपने तो कहा था कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे बुलाने का क्या मतलब? जिस पे एल्डर कहने लगे, रास्ता काफी लंबा है, इसलिए मुझे कोई बात करने वाला चाहिए। तो चलो अब बताओ कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ और पूछना है? अगर तुम्हें मुझसे कुछ जानना होगा तो तुम बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। जिस पे निंक्यू जवाब देता है कि मुझे कल्टीवेशन के बारे में ही जानना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कल्टीवेशन असल में है क्या। मैं कल्टीवेशन की पूरी सच्चाई को तह तक इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। जिस पे एल्डर कहने लगते हैं कि तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में जानना है, तो पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हाउटियांडाओ के बारे में पता है? एल्डर की बात सुनकर निंक्यू कहने लगता है कि हाँ, मुझे हाउटियांडाओ के बारे में पता है। हाउटियांडाओ एक सेक्ट है। तो एल्डर बताने लगते हैं, मैं हाउटियांडाओ सेक्ट के साउथ गेट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए चलो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। जो कहने के बाद एल्डर ने निंक्यू को एक मैनुअल पकड़ा दिया। मैनुअल के अंदर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था। अब एल्डर बताने लगे कि हाउटियांडाओ हेवन के अंडर एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है जो कल्टीवेशन के साथ साथ इस दुनिया के बैलेंस को भी बरकरार रखता है। इस दुनिया के बैलेंस को बरकरार रखने के बाद ही हाउटियांडाओ सूरज की तरह चमक सकता है। साथ ही साथ तभी जाके ह्यूमंस हेवनली एनलाइटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब कोई अपने कॉन्शियसनेस के जरिए हेवन और अर्थ की प्रीमोडियल एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है, तब वो प्रोफाउंड वंडर्स को अचीव कर लेता है, जिसके बाद हम उसे एक कल्टीवेटर कहते हैं। और जब कोई प्रीमोडियल एनर्जी को सॉर्ड में कंडेंस करते हुए उसे यूज करता है, तो हम उसे सॉर्ड्समैन कहते हैं। और जब कोई तालिस्मान में प्रीमोडियल एनर्जी को सील करके यूज करता है, तो हम उसे तालिस्मान मास्टर कहते हैं। इसी तरह से जब कोई फॉर्मेशन में प्रीमोडियल एनर्जी का यूज करता है, तो वो फॉर्मेशन मास्टर कहलाता है। और फिर जब कोई इस प्रीमोडियल एनर्जी को माइंड के साथ यूज करता है, तो उसे हम सोल मास्टर कहते हैं। सोल मास्टर वो होते हैं जो साइकिक पावर को यूज करते हैं। साइकिक मास्टर अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए फाइट करता है। जो सब सुनते हुए निंक्यू के दिमाग में एक अजीब सा क्वेश्चन आता है।
वो एल्डर से पूछने लगता है कि अगर कोई प्रिमोडियल एनर्जी को टॉयलेट करने में इस्तेमाल करे तो उसे कौन सा मास्टर कहा जाएगा? क्या हम उसे हॉर्स मास्टर या बकेट मास्टर कह सकते हैं? मुझे लगता है कि ये नाम अच्छा है। निंक्यू के सवाल को सुन के तो एल्डर का दिमाग ही घूम गया। वो कहने लगे तुम आखिर तुमने कल्टीवेशन को क्या समझ रखा है? क्या तुम कल्टीवेशन को इस तरह से यूज करोगे? तुम हजारों साल भी कल्टीवेटर बनने की कोशिश क्यों ना कर लो, कभी भी तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हें कल्टीवेटर बनने से पहले अपनी हरकत और आदत को सुधारना होगा। उनके इसी बात के साथ हमें दोबारा से रात के वक्त का सीन दिखाया गया जहाँ ये लोग सफर को बंद करके एक जगह पे ठहर चुके। एल्डर निंक्यू से कह रहे थे कि कल्टीवेटर्स भी पीपल होते हैं और पीपल की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। जैसे कि उस स्कॉलर को ही देख लो जिसे तुमने तीरों से मारा था। उसके पास तुमने एक पहलवान देखा होगा और वो पहलवान भी तुम्हारे ही हाथों मारा गया। दरअसल वो उस स्कॉलर को क्लोज रेंज में बचाता था। मतलब कि हर एक कल्टीवेटर क्लोज रेंज के मामले से मरने से डरता है। जिस तरह से उस स्कॉलर के पास वो पहलवान था उसी तरह से मेरे पास भी मेरी आर्मी है जो मुझे क्लोज रेंज में प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारे पास क्लोज रेंज के प्रोटेक्टर्स ना हो तो तुम भी हमें आसानी से मार सकते हो, जैसे कि तुमने उस दिन उस स्कॉलर को मारा। जब उसके पास उसका प्रोटेक्टर नहीं था तब तुमने उसे आसानी से मार डाला। तो इसीलिए हर एक कल्टीवेटर को एक भरोसेमंद और ताकतवर आदमी चाहिए होता है। एल्डर के इसी बात के साथ ये रात भी गुजर गई और अगले दिन फिर से इन लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया। सफर में एक खूबसूरत कुदरत का नजारा भी देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए एल्डर और निंक्यू कुछ देर के लिए सफर को रोक देते हैं। एल्डर निंक्यू को ये खूबसूरत नजारा दिखाते हुए कह रहे थे कि देखो इस दुनिया को, ये दुनिया कितनी खूबसूरत और बड़ी है। जब तुम इस दुनिया को समझ जाओगे तब तुम असल मायने में कल्टीवेशन की दुनिया में इंटर कर पाओगे। मतलब कि तुम कल्टीवेशन के इनिशियल जिलम पे पहुंच जाओगे। इनिशियल जिलम का सुन के निंक्यू एल्डर से पूछने लग चुका कि उसे इनिशियल जिलम के बाद का भी लेवल जानना है। तो एल्डर बताने लगे कि इसके बाद परसेप्शन रियलम है। फिर मैं अभी जिस रियलम पे हूँ उसे प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग रियलम कहा जाता है। इसे तुम फोर्थ रियलम भी कह सकते हो। खैर मेरी अब उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता, जो कहते हुए एल्डर जाने लगते हैं। लेकिन तभी निंक्यू पूछने लग चुका कि फोर्थ रियलम के बाद फिफ्थ रियलम आता है, तो फिफ्थ रियलम को क्या कहते हैं? क्या आपको फिफ्थ रियलम के बारे में पता है? जिसपे एल्डर कहने लगते हैं फिफ्थ रियलम को नोइंग डायनेस्टी कहते हैं, मतलब हेवन के मैंडेट को समझना। वैसे तुम जानते हो कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, मगर फिर भी तुम कल्टीवेशन को लेके क्यूरियस हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? तो निंक्यू जवाब देता है कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं कल्टीवेशन के बारे में हर कुछ जानना चाहता हूँ। जो सुन के एल्डर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं इंटरेस्टिंग। अब निंक्यू अपनी तलवार को निकालते हुए कहने लगता है कि आज नहीं तो कल मेरा कल्टीवेटर से मुकाबला जरूर होगा, तो इसीलिए उन्हें काटने के लिए मुझे उनके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। जो सुन के एल्डर जवाब देते हैं कि क्या बात है, एक नॉर्मल बंदा कल्टीवेटर्स को अकेले ही काटना चाहता है। सच में तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो, तुम जितने दिखते हो उतने शांत नहीं हो, तुम मुझे पसंद आए। जो सब एल्डर हंसते हुए कह रहे थे। उतने में ही निंक्यू एल्डर से पूछने लगा कि एल्डर मुझे एक और सवाल पूछना है। तो एल्डर जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहे वो पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो निंक्यू एल्डर को बताने लगता है कि जब वो वही सिटी में एक सोल्जर था तब उसे टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल मिला था, जिसे प्रैक्टिस करने के बाद उसके बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। मगर जब वो सोता है तो उसे कुछ अजीब लगता है, ऐसे जैसे कि वो असल में सो ही नहीं रहा है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो बस आंख बंद करके लेटा हुआ है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम मेडिटेशन में होते हैं। हम मेडिटेशन में आंख तो बंद करते हैं मगर हमारा ध्यान बाहर की तरफ भी होता है। मेडिटेशन की बात सुन के तो एल्डर हैरान थे। अब अगले सीन में ये लोग आराम से बैठ के बात करने लगे। इस वक्त तक दोबारा से रात हो चुकी थी और निंक्यू बता रहा था कि सोने के बाद भी ऐसा फील होता है जैसे वो सोया नहीं है। उसे नींद में भी आसपास की हलचल महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे वो हेवन में आ चुका हो। उसे उस जगह पे एक अजीब आवाज भी सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो मिस्टीरियस पावर की तरफ से इशारा कर रही थी। जो सुनते साथ ही एल्डर भी क्यूरियस हो चुके, इसलिए वो उससे पूछने लगे चलो बताओ कि तुम्हारे ड्रीम में कौन था? क्या कोई नाला या कोई तालाब या फिर कोई नदी? जिसपे निंक्यू मना करते हुए कहने लगा कि नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं था, मैंने एक पूरा समंदर देखा। जो सुनते ही एल्डर हैरान होते हुए खड़े हो गए और वो यहाँ कुछ सोचने भी लगे। उतने में ही निंक्यू एल्डर से पूछने लगता है कि मैंने हेवन और अर्थ की जो सांसें सुनी थी वो कहीं इनिशियल रियलम तो नहीं, जिस इनिशियल रियलम की अभी आप बात कर रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है? जिसपे एल्डर कहने लगते हैं जिसके पास नदी या तालाब जितना एप्टीट्यूड होता है तो उसका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। फ्यूचर में वो एक ग्रेट कल्टीवेटर बनता है। इस दुनिया में अभी के टाइम पे शॉर्ट सेज लियूबाई की एप्टीट्यूड बहुत खतरनाक है। वो 6 साल की उम्र से पहले ही इनिशियल रियलम पे आ चुके थे, मगर उन्होंने भी बस एक बहुत बड़ा रिवर देखा जो एक जगह पे खड़े रहकर देखने से कभी ना खत्म होने वाला नदी लग रहा था। और तुमने जो देखा वो तो एक समंदर है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर देखा जाए तो तुमने ड्रीम में ऑलमोस्ट
पूरी दुनिया देखी, क्यों मैंने सही कहा ना? तो निंक्यू कहने लगा, एल्डर हो सकता है कि आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुका हूँ, लेकिन मैंने जो देखा वही सच है। मैंने सच में एक समंदर देखा। तो एल्डर उससे कहने लगते हैं, समंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब तक किसी ने भी एक समंदर नहीं देखा। सच कहूँ तो तुमने एक सपना देखा था, और तुम्हारा सपना वाकई में एक अच्छा सपना था। जो कहने के बाद एल्डर चले गए। वहीं पीछे की ओर निंक्यू ये सब सुन के उदास हो चुका था। इसी के साथ अब निंक्यू अपने खेमे में भी आ चुका, जहाँ वो बैठ के वही बात सोच रहा था। उतने में ही इस जगह पे सांग आ गई, जो उससे पूछने लगी कि आखिर आज रात आपने एल्डर से क्या बात किया। तो निंक्यू जवाब देता है कि एल्डर मेरे सीक्रेट्स जानना चाहते थे, मगर मैंने सीक्रेट्स बताने से साफ साफ मना कर दिया। वैसे तुम्हें तो पता ही है कि सीक्रेट्स जीनियसेस के पास होते हैं, इसलिए जाहिर है कि लोग मेरे सीक्रेट्स जानना ही चाहते होंगे। जिसपे सांग जवाब देती है कि आपकी ये बातें तो मुझे ना चाहते हुए भी आपको बेवकूफ कहने पे मजबूर कर रही है। आप इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि कोई इडियट करता है। जो सुन के निंक्यू टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल को देखते हुए कहने लगता है कि प्रिमोडियल एनर्जी, टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल और समुद्र ये सब बेकार है। जो कहने के बाद निंक्यू सांग से कहने लगता है कि वॉश बेसिन को जल्दी से बाहर लेके आओ। अब बाहर निंक्यू वॉश बेसिन के अंदर टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल को जलाने लगा। जो देख के सांग को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर वो निंक्यू को रोकती भी नहीं। वो निंक्यू को रोकना तो चाहती थी, मगर वो रोक नहीं पाती, क्योंकि उसे पता है कि निंक्यू अभी उदास है, वो उसकी बात नहीं सुनेगा। अब निंक्यू इस बुक को जलता हुआ देख के सांग से पूछने लगता है कि क्या वो यूजलेस है। तो सांग जवाब देती है कि नहीं, वो यूजलेस बिल्कुल भी नहीं। जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि मुझसे अच्छा निशानेबाज कोई नहीं। मैं तीरों को जिस एक्यूरेसी से चलाता हूँ उस एक्यूरेसी से कोई भी नहीं चला सकता। मेरी तलवार बाकियों के तलवार से तेज है। मेरी उम्र के लोगों ने जितने बंदे मारे होंगे मैंने उससे कई ज्यादा बंदों को मारा है, मगर फिर भी मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जो करना चाहता हूँ। जो सब कहते हुए निंक्यू अपने तलवार को निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहने लगता है कि एक न एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं अपनी इस तलवार से कई ग्रेट कल्टीवेटर्स को मारूंगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने बैंडिट्स को मारा था। जिसपे सांग जवाब देती है कि आप यकीनन ऐसा करोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सांग यहाँ पे निंक्यू को मोटिवेट कर रही थी। वो भी दिल से चाहती थी कि निंक्यू कल्टीवेटर बने, मगर अब ऐसा लगता है कि निंक्यू कल्टीवेटर नहीं बन सकता, इसलिए सांग भी यहाँ पे उदास है। उसके इसी बात के साथ पूरी रात बीत चुकी और इस बीच टाइशंग इंडक्शन स्क्रोल भी जलकर खाक हो चुका था। वहीं सुबह सुबह हमें निंक्यू और सांग को दिखाया गया जो सो रहे थे, और सोते सोते निंक्यू दोबारा से सपने देखने लगा। इस मर्तबा वो समंदर के बीचों बीच फ्लाई कर रहा था, और तभी अचानक से ये समंदर खूबसूरत फूलों के बाग में तब्दील हो चुका। इस बाग में सफेद कलर के फूल थे जो देखने में काफी अच्छे दिख रहे थे, मगर तभी अचानक से ये फूल का बाग चेंज होने लग चुका। इस बाग के फूल रेड हो जाते हैं, आसमान भी रेड हो चुके थे, और बादलों के बीच कुछ चेहरे भी निकल आए। ये चेहरे किसी डीमन के लग रहे थे, लेकिन तभी निंक्यू को धुएं के अंदर से कोई जाते हुए दिखा। तो निंक्यू चिल्लाते हुए उससे सवाल करने लगा कि आखिर तुम हो कौन? चलो अब तुम बता भी दो कि इस जगह पे क्या चल रहा है। उसके इसी सवाल के साथ पीछे कुछ और लोग थे, जिनमें से एक बंदा कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि आसमान लाल होने वाला है, मगर किसी ने भी मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। लेकिन मेरी बात अब सच हो चुकी है। उसकी ये बात अब और भी लोग दोहराने लगे, और ये लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन इनके चेहरों की बजाय यहाँ पे मुखौटे थे। सभी मुखौटे एक जैसे सेम थे और पूरे आसमान को घेरे हुए भी थे। ये सब देख के निंक्यू की आंख अचानक से खुल गई और वो यहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था। अब वो अपने आसपास देखने लगता है, फिर उसे पास में ही एल्डर लू खड़े हुए दिखे, तो वो उनके पास आ चुका, जहाँ पे एल्डर उसे देख के कहने लगे कि अच्छा तो तुम उठ गए। जिसपे निंक्यू जवाब देता है कि वो उठ तो गया है, मगर एक भयानक सपना देखने के बाद। जो सुन के एल्डर लू निंक्यू को बताने लगे कि हम चांगा ना चुके हैं, यहाँ पे कई सारे हिडन ड्रैगन्स और मॉन्स्टर छुपे हुए हैं, इसलिए किसी से भी बेमतलब में पंगे मत लेना। याद रहे तुम्हें हर किसी से अच्छे से पेश आना है। जो सुन के निंक्यू जवाब देता है कि एल्डर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करे, मैं आपकी इस बात को याद रखूंगा। जो कहने के बाद वो एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करता है। फिर अगले सीन में निंक्यू सांग के साथ चांगा ना चुका। ये शहर बहुत ज्यादा बड़ा और प्रॉस्पेरस था। इस शहर को देख के सांग तो अमेज थी। वो निंक्यू को बताने लगी कि ये शहर तो वही सिटी से भी ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके सामने तो वही सिटी कुछ भी नहीं। जो कहने के बाद सांग यहाँ के बाजार में घूमने लगी। उसे इस जगह पे बहुत सारे नए नए सामान देखने को मिलते हैं और फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स भी। इन सब चीजों को देख के सांग कहने लगी कि इस जगह पे बहुत सारे लोग हैं। तो निंक्यू जवाब देता है कि लोग तो है मगर बेवकूफ है। इसी तरह से बातें करते हुए ये लोग शहर को देख रहे थे, तभी यहाँ सांग को कुछ अचानक से होने लगता है। दरअसल उसे यहाँ पे ठंडी लग रही थी, उतने में ही यहाँ पे बारिश भी होने लगती है, जिसे देखते साथ ही निंक्यू तुरंत ही सांग के पास आ चुका, जहाँ वो जैसे ही सांग को इस हालत में देखता है वैसे ही वो छाते को निकाल लेता है, जिस वजह से
से सांगसांग बारिश के पानी से बच गई, मगर अभी भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। इस जगह पे पास में ही एक परिंदे का स्टैचू भी था और अब निंग्चू सांगसांग को यहाँ से लेके जाने लगता है। फिर कुछ ही दूर जाते ही सांगसांग को अच्छा लगने लगा। अब निंग्चू उससे पूछने लगता है कि क्या अब तुम अच्छा फील कर रही हो, आखिर अभी तुम्हें हुआ क्या था। तो सांगसांग उसे जवाब देती है कि अभी तो वो अच्छा फील कर रही है, लेकिन कुछ देर पहले पता नहीं कैसे कोल्ड सिंड्रोम एक्टिवेट हो गया और मुझे एकदम से ठंड भी लगने लगी। जो कहने के बाद निंग्चू को रास्ते में एक घर दिखा, जिसे देखते ही उसे कुछ याद आने लगता है। निंग्चू को इस तरह से ख्यालों में खोया हुआ देख के सांगसांग उससे पूछने लगती है कि आखिर अब आपको क्या हुआ। तो निंग्चू कहने लगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो कहने के बाद ये लोग आगे जाने लगे। यहाँ पे अब बारिश भी रुक चुकी थी, इसलिए निंग्चू ने छाते को भी बंद कर दिया था। वही निंग्चू और सांगसांग को जाते हुए एक बंदा चुपके से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे इन दोनों की जासूसी कर रहा है। उतने में ही हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया गया, जहाँ निंग्चू और सांगसांग सिटी के अंदर जाने से पहले चेकिंग करवा रहे थे। चेकिंग के दौरान सोल्जर निंग्चू के ब्लेड्स की इंक्वायरी करने लगा। उसे यहाँ पे निंग्चू पे शक हो रहा था कि कहीं निंग्चू इलीगल वेपन्स को स्मगल तो नहीं कर रहा सिटी के अंदर। लेकिन तभी निंग्चू फौरन ही उसे मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का परमिट दिखाता है, जिसे देखने के बाद सोल्जर ने निंग्चू के वेपन्स की तलाशी नहीं ली, मगर उसने निंग्चू से कहा कि भले ही तुम एक सोल्जर हो, मगर तुमने अगर कोई गड़बड़ की तो फिर मैं तुम्हें अरेस्ट करने से जरा भी गुरेज नहीं करूंगा। जो कहने के बाद वो सांगसांग के अम्ब्रेला की ओर देखने लगा। वो यहाँ पे सांगसांग के अम्ब्रेला को भी चेक करना चाहता था, तो सांगसांग उसे अपना अम्ब्रेला देने के लिए राजी नहीं। उसी वक्त निंग्चू दोबारा से उसे अपना परमिट दिखाता है, जिस वजह से सोल्जर सांगसांग के अम्ब्रेला को चेक नहीं करता। मुझे लगता है कि ये उसी सोल्जर का कोई बंदा होगा जो अभी निंग्चू की जासूसी कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम 30K के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवरनाइट के लेटेस्ट एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निंग्चू और सांगसांग का कोई पीछा कर रहा था, तो इस एपिसोड में उस बंदे के बारे में हमें बताया जाने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। अब एपिसोड की शुरुआत होती है एक होटल के सीन से, जहाँ पे निंग्चू सांगसांग के साथ मौजूद था। वो यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर करता है, मगर निंग्चू यहाँ पे थोड़ा सा गहरी सोच में था, इसलिए वो ऑर्डर पे ध्यान नहीं देता। जो देख के सांगसांग निंग्चू से सवाल करते हुए पूछने लगी कि आखिर आप इतनी गहराई से किस सोच में डूबे हुए हो, क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। जिसपे निंग्चू कहने लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि चांगन सिटी कितनी खूबसूरत और अच्छी है, यहाँ का खाना पीना भी सब कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जिसपे सांगसांग जवाब देती है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि चांगन खूबसूरत है, यहाँ की चीजें भी बाकी जगहों के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी है, मगर चीजें अच्छी होने के साथ साथ उतनी ही ज्यादा महंगी भी है। चांगन में वही सिटी के मुकाबले चीजें 10 गुना ज्यादा महंगी है, इसलिए मैं इस सिटी को सिर्फ खूबसूरती के कारण अच्छा नहीं कह सकती। जो सुनते साथ ही निंग्चू सांगसांग से कहने लगा, अरे ऐसा मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चांगन में रह के हम चांगन की बुराई नहीं कर सकते। जिसपे सांगसांग जवाब देती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं इस जगह की बुराई नहीं कर रही, जो सच है बस मैं वो ही बोल रही हूँ। तो निंग्चू अब उसे डराते हुए कहने लग चुका कि अब बस भी करो, कहीं ये ना हो कि इस बारे में चांगन के ऑफिशियल्स को पता चल जाए और वो तुम्हारे सर के साथ साथ मेरे भी सर को धड़ से अलग कर दे। अभी यहाँ पे ये दोनों इसी तरह से बात कर ही रहे थे कि तभी हम निंग्चू के पीछे एक बंदे को देखते हैं, जो कह रहा था कि एक सुनसान गांव में आग और मीन माउंटेन के बीच एक भयानक बर्फ का तूफान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वहीं से ही बिलोंग करते हो। जिसपे निंग्चू जवाब देता है कि नहीं, तुम गलत हो, मैं ग्रासलैंड से आया हूँ। जो कहने के बाद निंग्चू उससे पूछने लगा कि चलो बताओ कि तुम इन दिनों कैसा कर रहे हो। निंग्चू ये सवाल ऐसे पूछ रहा था जैसे कि वो इस बंदे को जानता है। निंग्चू के इस सवाल पे ये बंदा जवाब देता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, मगर तुमने तो तैंग एकेडमी के प्रीलिम्स को भी क्लियर कर लिया, इवन कि तुमने उस छोटी सी लड़की को भी अपना सर्वेंट बना लिया है। अब तो ये लड़की मुझे पहचान भी नहीं पा रही। तो निंग्चू कहने लगता है कि जब के वक्त ये बहुत ज्यादा छोटी थी, मगर अब ये एक समझदार लड़की बन चुकी है। खैर ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि उन लोगों का क्या हुआ। जिसपे ये बंदा जवाब देता है कि होना क्या था, अब वो केस बंद हो चुका है, इसलिए उन लोगों को ढूंढना भी मुश्किल हो गया है, मगर फिर भी मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। भले ही मैं सभी को ढूंढ नहीं पाया, मगर उनमें से 2 जन को मैंने ढूंढ लिया है और वो दोनों इसी शहर में रह रहे हैं, लेकिन उनकी हालत कुछ ठीक नहीं। जो सुन के निंग्चू मुस्कुराते हुए कहने लग चुका कि अच्छा, तो उनकी हालत ठीक नहीं। तभी ये बंदा निंग्चू के पास आते हुए कहने लग चुका कि बस बहुत हुआ, अब मैं और ज्यादा इस तरह से नहीं रह सकता। हम दोनों कब से बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम कोई जासूस हो। जिसपे निंग्चू इस बंदे से कहने लग चुका कि जरा प्रोफेशनल बिहेव करो, तुम सच में एक जासूस हो।
इसलिए अपने कैरेक्टर में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाओ। तो ये बंदा निंक्यू के वाइन को पीते हुए कहने लग चुका कि काय का जासूस तैंग डायनेस्टी के जितने भी जनरल्स है वो सभी बॉर्डर्स पे भेज दिए गए हैं ताकि वो तैंग डायनेस्टी के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके। और मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के जितने भी ऑफिशियल्स है वो सभी प्रिंस के पालतू कुत्ते हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि करंट एम्परर क्या सोच रहा है, तो भला मैं एक जासूस कैसे हुआ। जिसपे निंक्यू उससे कहने लग चुका कि तुमने मेरा वाइन पी लिया। तो ये बंदा कहने लगता है कि पी लिया तो क्या हुआ, चलो अब और पिलाओ। जो कहने के बाद वो निंक्यू को चेक करते हुए कहने लगा कि जरा मुझे देखने दो कि तुम इन सालों में कितने बदले हो। ये सब देख के सांग पूछने लगी कि भला तुम हो कौन और तुम इस तरह से निंक्यू को क्यों परेशान कर रहे हो। जिसपे ये बंदा अपने बारे में बताते हुए कहने लग चुका कि मैं जाऊ अर हूँ और मैं तुम्हारे यंग मास्टर का पहला दोस्त हूँ। तो निंक्यू कहने लगता है कि तुम बस पहले दोस्त हो ना कि पहले प्यार, इसलिए ज्यादा चिपको मत, चलो दूर हटो। जो सुन के जाऊ और ज्यादा निंक्यू से चिपकने लगता है। इतना ही नहीं वो यहाँ पे उसे गुदगुदी भी करने लगता है। ये सब देख के सांग को हंसी आ रही थी। फिर ये सभी एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। दरअसल ये वही बंदा है जो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में निंक्यू पे नजर रखे हुए था। अब ये दोनों वाइन पीते हुए यहाँ पे मजे करने लगते हैं। इन दोनों को इस तरह से बैठ के वाइन पिए हुए काफी दिन बीत चुके थे, इसलिए ये लोग यहाँ पे इतने दिनों के गैप को फुलफिल कर रहे हैं। अब जाओ निंक्यू से पूछने लगा कि क्या तुमने सांग को बचपन की वो बात बताई। जिसपे निंक्यू जवाब देता है कि नहीं, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है। इन दोनों की बात सुन के सांग पूछने लगी कि क्या कोई स्टोरी है जो मुझे नहीं पता। तो निंक्यू कहता है नहीं, कुछ खास नहीं है। दरअसल निंक्यू सांग को अपने बचपन की स्टोरी नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसके बचपन की स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक और डरावनी है। उतने में ही जाओ बताने लगता है कि कई साल पहले तांग डायनेस्टी और यान डायनेस्टी के बीच जंग हो रही थी। वो जंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी। दोनों डायनेस्टीज के सोल्जर्स बॉर्डर एरियाज में जंग कर रहे थे। बॉर्डर एरियाज के विलेजेस जंग की वजह से बर्बाद हो गए। हर एक विलेजर को जान से मार दिया गया। विलेज के विलेज जला दिए गए, लाशों के ढेर लगा दिए गए थे। मगर मेरे बड़े भाई ने मुझे छुपाकर बचा लिया। हालांकि उसने मुझे तो बचा लिया था मगर वो मारा गया। उस वक्त मैं छोटा और बेबस था, मगर जैसे तैसे करके मैं उस जगह से निकल गया। मैं तो अपने भाई की लाश को भी दफन नहीं कर पाया। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे बचाने के लिए मेरे भाई ने खुद को कुर्बान कर दिया। जो सुन के सांग निंक्यू से पूछने लगी कि आपकी क्या स्टोरी है, आप जाओ से कैसे मिले। तो निंक्यू बताने लगता है कि उस दिन मैं किसी को लाशों में तलाश कर रहा था। जो सुन के सांग को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो पूछने लगी कि आखिर आप उस दिन किसको तलाश कर रहे थे। तो निंक्यू उसे बताता है कि वो उसे ही तलाश कर रहा था। अब वो आगे की बात बताते हुए कहने लगता है कि वो लाशों के ढेर में दबा हुआ था। तभी एक सोल्जर उसके सामने आ गया, मगर जैसा कि वो लाशों के ढेर में दबा हुआ था इसीलिए वो सोल्जर निंक्यू को देख नहीं पाया, मगर उसे बार बार किसी के रोने की आवाज आ रही थी। तो इसीलिए उसने रोने वाले पर्सन को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तब उसे झाओ मिला जो निंक्यू को रोक रहा था क्योंकि वो सोल्जर उसके आसपास ही था। अगर उस सोल्जर को मेरे बारे में पता चल जाता तो वो मुझे खत्म कर देता, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर झाओ ने रोने वाली बच्ची को तलाश करने में मेरी हेल्प की। दरअसल वो रोने वाली बच्ची और कोई नहीं सांग थी, मगर फिर सांग को लाशों के ढेर से उठा के निंक्यू ने अपने पास रख लिया। निंक्यू को उस वक्त सांग के पास एक आयरन अम्ब्रेला भी मिला था जिसे भी उसने अपने साथ ले लिया। फिर वो और झाओ एक दूसरे का नाम जानते हुए दोस्त बन गए और साथ में ही सफर करने लगे। इस तरह से उसकी और झाओ की दोस्ती शुरू हुई। अब इधर झाओ सांग को प्यार से टपली मारते हुए कहने लगा कि बच्ची तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो जो उस वक्त तुम हमें मिल गई। जो सुन के निंक्यू कहने लगता है कि किस्मत वाले तो तुम हो क्योंकि बाद में मिन माउंटेन पे तुम्हारी मुलाकात एक कल्टीवेटर से हो गई जिसने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। तो झाओ कहने लगा तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। तभी निंक्यू झाओ से सवाल करते हुए पूछने लगा कि खैर ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये जगह कैसे मिली, तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पे हैं। तो झाओ जवाब देता है कि इसमें क्या मुश्किल है, तुमने ही तो इस जगह के बारे में पहले जिक्र किया था। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि चांगन में यूलाई इन है। तो निंक्यू जवाब देता है कि सभी यूलाई इन का बस एक ही बॉस है और यूलाई इन तो हर शहर में पाया जाता है। दोस्तों यूलाई इन को आप सराय की तरह समझ सकते हो। सराय मतलब एक ऐसी जगह जहाँ लोग आराम करने नहीं दुनिया की जानकारी जानने आते हैं, या अगर किसी को किसी से खुफिया तरह से मिलना हो तो वो इसी जगह पे आता है। इसमें कॉमन ये होता है कि यूलाई इन का मालिक एक ही बंदा होता है। जो सब कहने के बाद निंक्यू झाओ से पूछने लगता है कि तुम तो शिहुआ के पर्सनल बॉडीगार्ड्स में से थे, तो बताओ तुम अचानक से जासूस बन के कैपिटल में क्यों घूम रहे हो। जिसपे झाओ बताने लगा कि जब वो कैपिटल में रिपोर्ट करने आया था तब उसे यहीं पर रोक लिया गया, फिर एंड में उसका यहाँ पर ही ट्रांसफर हो गया। मगर अफसोस मैं शिहुआ के और ज्यादा क्लोज नहीं जा पाया। सच में मैं तो यूजलेस हूँ। दोस्तों ये शिहुआ असल में अभी के लिए है कौन हमें नहीं बताया गया। अब झाओ को इस तरह से उदास होते हुए देख के निंक्यू उससे
कहने लगता है कि ऐसा नहीं कहो, अगर तुम्हारी भेजी हुई जानकारी हमारे पास ना होती तो हम रास्ते में ही शिहुआ के असैसिन्स के हाथों मारे जाते। हम अगर यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हैं तो वो बस तुम्हारी वजह से ही है। दोस्तों मुझे लगता है कि रास्ते में प्रिंसेस के काफिले पे जिन लोगों ने अटैक किया था वो शिहुआ के ही आदमी थे। अब किन्मू ये सब कहने के बाद झाओ की ओर सब्जी की प्लेट बढ़ा देता है। हालांकि इसे सांगसांग खाना चाहती थी मगर निंक्यू ने उसे नहीं देखा, इसलिए ये सीन काफी ज्यादा अजीब और फनी हो चुका था। फिर निंक्यू झाओ से पूछने लगा कि वैसे तो तुम एक जासूस हो, तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने आखिर आम लोगों की तरह कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो झाओ बताने लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर दुनिया के सबसे बड़े वाटर गैंग को टारगेट कर रही है, इसलिए मैं उस गैंग की जासूसी कर रहा हूँ। वैसे क्या तुम्हें पता है पानी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन के मामले को अभी के लिए किसने संभाल रखा है? मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। ये और कोई नहीं वही वाटर गैंग है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वॉर टारगेट कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस धंधे में बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ वॉर वाटर गैंग के पीछे पड़ी हुई है। मगर जब मैंने प्रॉफिट के बारे में गैंग के लीडर से पूछा तो उसने कहा कि उसे एक कौड़ी का भी फायदा नहीं होता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात पे यकीन करूं। जिसपे निंक्यू से सलाह देते हुए कहता है कि तुम एक जासूस हो, इसलिए तुमने धंधे के फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें तो बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, जिस तरह से तुमने अपनी आइडेंटिटी मेरे सामने रिवील कर दी है उस तरह से किसी और के सामने मत करना। तो झाओ कहने लगता है कि हाँ ठीक है, आप बस भी करो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, गैंग लीडर बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, उसे बहुत पहले ही मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, मगर अब तक भी वो खामोश बैठा है, जिस वजह से मैं भी यहाँ पे शांत हूँ। वैसे जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। जो सब कहने के बाद झाओ निंजा हथौड़ी की तरह छतों पे कूदते दौड़ते हुए यहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ सांगसांग और निंक्यू एक जगह पे बैठ के आगे क्या करना है उसके बारे में प्लान कर रहे थे। या निंक्यू एक बकेट में स्टोन्स थ्रो करते हुए उदास बैठा था, इसलिए सांगसांग कहने लगी आज आप अपने पहले दोस्त से मिले, इवन कि आपको तैंग एकेडमी जाने के परमिट पे भी स्टैंप मिल गया, तो भला आप फिर भी उदास क्यों हो? तो निंक्यू कहने लग चुका कि वो उदास नहीं गुस्सा है, उसे तैंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए 6 मिनिस्ट्री स्टैंप में से 3 स्टैंप्स लगे। जिसपे सांगसांग कहने लगती है ये सब तो अब पूरा हो चुका है, सारी चीजें प्रिंसेस की वजह से स्मूथली कंप्लीट हो गई। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रिंसेस बहुत ज्यादा अच्छी है। तो निंक्यू कहने लगा कि क्या खाक अच्छी, मैंने उसका काम किया जिसके बदले उसने मुझसे प्रॉमिस किया। जो सब कहने के बाद वो सांगसांग को एक बैड न्यूज सुनाता है। वो कहने लगता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है, और वो ये है कि शायद चांगान में हमारे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं, क्योंकि हम भले ही एकेडमी एग्जाम को पास भी क्यों ना कर ले तब भी हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। एकेडमी ना हमारे खाने का इंतजाम करेगी और ना ही हमारे रहने का, ऊपर से ट्यूशन फीस भी हमें खुद ही भरना होगा, वो भी महीने के पूरे 30 सिल्वर टेल्स। जो सुनते साथ ही सांगसांग हैरान हो गई और कहने लगी कि ये तो होने से रहा, क्योंकि हमारे पास इतने सेविंग्स नहीं है कि हम एकेडमिक लाइफ को अफोर्ड कर सके। भले ही सफर में हमने कुछ भी खर्च नहीं किया, मगर खर्च न करने की वजह से भी हमारे पास बस 200 ही सिल्वर टेल्स है, इसलिए अब आपको एकेडमी को भूलना होगा। जो सुन के तो निंक्यू हैरान था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि सांगसांग सीधा उसे एकेडमी जाने से मना कर देगी। अब निंक्यू कहने लगता है कि तांग डायनेस्टी बहुत ज्यादा महान होने का दावा करती है, मगर पैसे कमाने के लिए ये लोग एजुकेशन का यूज करते हैं, इसलिए तांग एकेडमी को महान कहलाने का कोई भी हक नहीं। जो सुन के सांगसांग निंक्यू से पूछने लगी कि क्या एकेडमी जाना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो निंक्यू कहता है कि और नहीं तो क्या, जिसपे अब सांगसांग जवाब देने लगी कि अगर ऐसा है तो अब हम पैसे कमाएंगे, वो भी एक कमाल के तरीके से। जो सुनते ही निंक्यू एक्साइटेड होते हुए कहने लगा कि अगर ऐसा है तो जल्दी बताओ कि वो तरीका क्या है, अगर हम एक सही तरीके से पैसे बना सकते हैं तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो सुनके सांगसांग बताने लगती है कि वो तरीका और कुछ नहीं आपकी राइटिंग स्किल्स है, अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए कैलीग्राफी करो तो हम उसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे ही निंक्यू ये सुनता है वैसे ही वो इसके लिए मना कर देता है। वो कहने लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए कभी भी इस तरीके का यूज नहीं करने वाला, इसलिए इस बारे में भूल जाओ। तो सांगसांग कहने लगी आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल की है, अगर आप उसका इस वक्त में इस्तेमाल नहीं करोगे तो कब करोगे, वैसे भी हम स्किल्स बुरे वक्त में काम आने के लिए ही सीखते हैं। तो निंक्यू कहने लग चुका कि तुम्हें पता भी है कि कैलीग्राफी किसे कहते हैं, कैलीग्राफी एक आर्ट है, एक सच्चा स्कॉलर कभी भी कैलीग्राफिक आर्ट को पैसे के लिए बेच नहीं सकता। मैं एक सच्चा स्कॉलर हूँ तो इसलिए मैं अपने आर्ट को नहीं बेचूंगा, मैं अपने आर्ट को बेचने के बजाय खुद को बेचना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम अभी जानती नहीं कि मैंने इस आर्ट को सीखने के लिए यूथ पैलेस में कितने पापड़ बेले हैं, मैंने बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया है, तब जाकर मुझे यह आर्ट हासिल हुआ, मेरे हाथ घिस गए अपनी राइटिंग को सुधारते सुधारते, और तुम कह रही हो कि मैं इस आर्ट को बेच
दूं? तो सांगसंग कहने लगी आप फिर से शुरू हो गए, देखो आप अभी स्कॉलर नहीं वुड कटर हो। दरअसल यहाँ पे वुड कटर का मतलब है कि निंगचू किलिंग में एक्सपर्ट है, आप इसे एक टाइटल की तरह समझ सकते हो। इधर सांगसंग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगती है कि आपने ही तो कहा था कि आपकी राइटिंग स्किल्स किलिंग स्किल से ज्यादा बेहतर है, तो आप राइटिंग स्किल के बजाय किलिंग स्किल को पैसे कमाने के लिए क्यों यूज कर रहे हो? आपके पास एक बेहतर और अच्छा ऑप्शन मौजूद है, इसलिए आपने बेकार के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर आप अभी भी इसके लिए राजी नहीं तो फिर आपको वापस यूथ पैलेस जाके अपने हाथ घिसना शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते ही निंगचू कैलीग्राफी को सेल करने के लिए राजी हो चुका, मगर उसकी यहाँ पे एक कंडीशन थी और वो ये थी कि निंगचू अपने आर्ट को स्ट्रीट पर नहीं बेचेगा। अगर उसे आर्ट बेचना ही है तो फिर वो एक शोरूम खोलेगा, मतलब कि एक प्रॉपर स्टोर खोलेगा। ये सब यहाँ पे निंगचू चिल्लाते हुए कह रहा था, इसलिए एक बंदे की नींद खुल गई और वो कहने लगा कि तुम कमीने लोग, मुझे चैन से सोने भी मत दो। जो सुनते ही निंगचू और सांगसंग इस जगह से तुरंत ही दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह आने के बाद ये दोनों एक गली में वहीं पर बैठ के सोते हुए अमीर बनने के सपने देखने लगे। अब ये अमीर बन पाते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल रात की चांदनी खत्म होकर दिन का उजाला शुरू हो गया और यहाँ मार्केट में चलते हुए निंगचू सांगसंग से पूछ रहा था कि क्या उसे कोई स्टोर मिला। तो सांगसंग जवाब देती है कि नहीं, फिलहाल तो उसे कोई भी स्टोर नहीं मिला, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द एक अच्छे कैलीग्राफिक स्टोर को ढूंढ लेगी। जो सब कहते हुए ये दोनों एक बन स्टोर पे बन खरीदने के लिए रुक गए। वहीं बाजू में एक बूढ़े की कैलीग्राफिक स्टोर थी। दरअसल उसके दुकान पे कैलीग्राफी करके प्राइज जीतने वाला सिस्टम था। अब वो यहाँ पे दो बच्चों को प्राइज जीतने का लालच देके अपने पास बुला लेता है, लेकिन जब बूढ़े ने बच्चे की कैलीग्राफी देखी तो वो इस बच्चे को एक मूंगफली देके यहाँ से भागा चुका। हालांकि बच्चे तो यहाँ पे कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे थे, मगर ये बूढ़ा इन बच्चों को बेवकूफ बनाते हुए उन्हें मूंगफली चिपका चुका। ये सब बाजू में निंगचू भी देख रहा था, इसलिए वो कहने लगा कि चांगन में तो बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, यहाँ पे लोग बच्चों को भी फ्रॉड बनाने से जरा भी नहीं कतराते, कितने बेशरम है यहाँ के लोग। ये सब सांगसंग भी देख रही थी और फिर वो कहने लगी कि यंग मास्टर क्यों ना आप वहाँ पे कैलीग्राफी करके मेरे लिए कैंडी लो। जो सुन के निंगचू इस दुकान पे आके कैलीग्राफी करते हुए एक वर्ड लिखता है, जिसे लिखने के बाद निंगचू एक कैंडी निकाल के लेके चला गया। वहीं इस बूढ़े को निंगचू की राइटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो निंगचू को अपना सक्सेसर बनाना चाहता है, मगर जब तक वो पीछे मुड़ के देखता तब तक निंगचू जा चुका था, जिस वजह से वो उदास हो चुका। वो कहने लगा मेरे सक्सेसर तुम कहाँ चले गए? अब इधर निंगचू और सांगसंग एक ब्रोकर पकड़ के अपने लिए कैलीग्राफिक स्टोर ढूंढने लगे। ये ब्रोकर जिस स्टोर को दिखाता है उसकी हालत बाहर से ही काफी ज्यादा खस्ता थी, इसलिए अंदर जाने से पहले ही निंगचू कहने लग चुका कि उसने बस इसे ढूंढने के लिए 3 दिन और 3 रात लगा दिए। सच में ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। जिसपे ब्रोकर कहने लगा कि यहाँ कुछ भी बुरा नहीं, उल्टा सब कुछ अच्छा है, क्योंकि इस जगह पे तुम्हें कैलीग्राफी के सारे सामान मिल जाएंगे, जैसे कि इंक, ब्रश, पेपर और इंक स्टोन। और मेन बात तो ये कि इस जगह का महाना रेंट भी बस 15 सिल्वर टेल्स है, जो मुझे लगता है कि तुम्हारे बजट के लिए काफी अच्छा होगा। जो सुन के फाइनली निंगचू इस जगह को अंदर जाके देखने लगता है, मगर वो जैसे ही अंदर आता है वैसे ही उसे और ब्रोकर को धूल की वजह से खांसी होने लगती है। इस जगह की हालत काफी ज्यादा खराब थी, मगर फिर भी ब्रोकर इस जगह के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा और निंगचू से पूछने लगता है कि चलो बताओ कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो फिर मेरा खर्चा और एडवांस मिला के तुम्हें 50 सिल्वर टेल्स देने होंगे। चलो बताओ तुम इस डील के लिए राजी हो या नहीं? जिसपे निंगचू जवाब देते हुए बताने लगा कि इस जगह की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से मुझे दीवारों पे कैलीग्राफी भी नहीं चाहिए, प्लस ये ब्रश, इंक और पेपर ये सब कुछ बेकार है, इससे मैं कभी भी कैलीग्राफी नहीं करने वाला, इसलिए तुम्हें प्राइस कम करना पड़ेगा। जो सुन के ब्रोकर कहने लगता है कि नहीं, मैं प्राइस नहीं कम कर सकता, क्योंकि इस जगह को ढूंढने में मुझे काफी दिनों का समय और एनर्जी लगी है। जो सुन के निंगचू कहने लगता है कि अगर ढूंढने की बात है तो फिर सांगसंग भी तुम्हारे साथ थी, इसलिए अगर उसकी मेहनत को जोड़ा जाए तो फिर तुम्हारे 20 सिल्वर टेल्स बनते हैं। 20 सिल्वर टेल्स का सुनते ही ब्रोकर मना करने लगा। वो कहने लगता है कि नहीं रहने दो, मैं इतने में डील नहीं कर सकता, लेकिन निंगचू जबरदस्ती उंगली मोड़ते हुए 20 सिल्वर टेल्स पे उसे राजी कर लेता है, जिसके बाद सांगसंग इस पूरे जगह की साफ सफाई करने में लग जाती है। वहीं निंगचू भी थोड़ी देर आराम करने के बाद कैलीग्राफी करने लग चुका। वो यहाँ कुछ शब्द लिखते हुए वार्म अप करने लगता है। जब तक इधर उसने कैलीग्राफी कंप्लीट किया तब तक उधर सांगसंग ने भी अपनी साफ सफाई कंप्लीट कर ली थी। फिर ये दोनों एंड में एक दूसरे को थम्स अप दिखाते हुए खुश होने लगे। अब यहाँ पे सांगसंग और निंगचू की एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, जिस जर्नी की शुरुआत नेक्स्ट एपिसोड से होगी, क्योंकि ये एपिसोड अब यहीं पे एंड होता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवरनाइट के लेटेस्ट एपिसोड को। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा वो जाकर उसे पहले देख ले, क्योंकि उस एपिसोड को देखने के बाद ही आपको ये एपिसोड ज्यादा समझ आएगा। तो अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हम निंगचू को देखते हैं जो अभी अभी आराम करके उठा था, जिसके बाद वो कुछ खाने के लिए बाहर जाने लगा। वहीं सांगसंग सो रही थी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए वो थक गई है। अब बाहर एक
बंदा कुछ खाने पीने का सामान बेच रहा था, इसलिए निंक्यू उसके पास आ जाता है और उससे एक कटोरा नूडल्स मांगने लगा और साथ ही में वो उसे बताता है कि अब से वो उसका पड़ोसी है। जो सुन के ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज था, मगर तभी वो निंक्यू की बात को समझ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने इस स्टोर को रेंट पे लिया है। यकीन नहीं होता कि किसी ने इस स्टोर को रेंट पे ले लिया, जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि उसने एडवांस में ही 3 महीने का रेंट पहले से ही पे कर दिया है। जो सुन के तो ये बंदा और ज्यादा हैरान हो गया था। वो निंक्यू को एक बेवकूफ की तरह देखने लगा, जिस चीज पर निंक्यू का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि तभी इस बंदे ने निंक्यू को उसका नूडल्स दे दिया। इसी बीच पीछे की तरफ निंक्यू के स्टोर में कोई आ जाता है। यहाँ अब निंक्यू अपने गरम गरम नूडल्स को लेके वापस स्टोर की ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्टोर के अंदर एक बंदे को देखता है वैसे ही वो नूडल्स नहीं खाता, उल्टा वो इस बंदे को घूर घूर के देखने लगता है। इस बंदे के बाल लंबे और खुले हुए थे और उसके हाथ में एक सॉर्ड भी है। तभी ये बंदा मुड़ते हुए निंक्यू को शॉपकीपर कह चुका, जो बात शायद यहाँ पे निंक्यू को जरा भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो कहने लगता है कि भला तुम शॉपकीपर किसे कह रहे हो, मैं यहाँ काम करने वाला नहीं यहाँ का ओनर हूँ, इसलिए तुमने मुझे शॉपकीपर के बजाय बॉस कहना चाहिए था। वैसे भी अगर तुम्हारे हाथ में सॉर्ड है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें सॉर्ड स्कम कहूंगा। क्या मैंने तुम्हें सॉर्ड स्कम कहा जो तुम मुझे शॉपकीपर कह रहे हो? सॉर्ड स्कम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो अपने पास हमेशा तलवार लेके घूमता है और हवाबाजी करता है, मगर असल में उसके पास सॉर्ड स्किल्स बिल्कुल भी नहीं होती। सीधा सीधा कहूँ तो वो एक यूजलेस सॉर्ड्समैन होता है। निंक्यू की बातों का ये बंदा जरा भी बुरा नहीं मानता, उल्टा वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि ठीक है मैं समझ गया। जो कहने के बाद वो निंक्यू से सवाल करते हुए पूछने लगा कि वैसे तुमने ये शॉप क्यों रेंट पे लिया? तुम्हें इस शॉप में ऐसा क्या खास दिखा जो तुमने इसे रेंट पे ले लिया? इस बात को सुन के निंक्यू जवाब देता है कि मैंने ये शॉप रेंट पे इसलिए लिया क्योंकि ये रोड के सामने है और तो और इसके साथ मुझे रहने के लिए घर भी मिल रहा है, ऊपर से इसका रेंट भी कम है, तो भला मैं ऐसी डील को कैसे ठुकरा सकता हूँ? निंक्यू की बात सुन के ये बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो ये वजह है। वैसे क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि गली में बाकी के जितने भी शॉप्स है वो बंद क्यों है? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा? चलो मैं ही तुम्हें इसकी वजह बता देता हूँ। दरअसल गवर्नमेंट अपने स्टोर हाउसेस को एक्सपांड कर रही है, इसलिए वो इस स्ट्रीट को रिक्लेम करने वाली है। मसला ये नहीं कि ये स्ट्रीट गवर्नमेंट की हो जाएगी, मसला ये है कि इस स्ट्रीट की गवर्नमेंट कम प्राइस दे रही है। इन सब के बावजूद भी तुमने ये शॉप रेंट पे लिया, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। जो सब सुन के निंक्यू इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? निंक्यू के सवाल को सुन के ये बंदा मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मुझे इतना सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं इस गली में मौजूद सभी स्टोर्स का मालिक हूँ। अब जैसे ही निंक्यू को पता चला कि ये बंदा और कोई नहीं उसका लैंडलॉर्ड है, तो वो तुरंत ही हैरानी के साथ उठ खड़ा हुआ और उतने में ही यहाँ पे सांगसांग भी आ चुकी, जो निंक्यू से पूछने लगी कि भला आप किससे बात कर रहे हो? तो निंक्यू कहने लगा कि हमारे यहाँ पे एक मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मेहमान की खातिरदारी के लिए तैयार हो जाओ। निंक्यू की बात सुन के सांगसांग पूछने लगी कि भला आप कैसे मेहमान की बात कर रहे हो? तो निंक्यू से बताने लगता है कि ये मेहमान और कोई नहीं हमारे लैंडलॉर्ड है, इसलिए हमें उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जो कहने के बाद वो कहने लगता है कि लैंडलॉर्ड इस गली के सभी शॉप्स को ओन करते हैं, इसलिए यकीनन उनका बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं होगा। वैसे आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम दोनों आपके इस दुकान को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, साथ ही साथ आपके इस दुकान का अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। जो सुन के लैंडलॉर्ड कहने लगते हैं कि तुम एक कमाल के बंदे हो, इसलिए पहले 3 महीने का रेंट मैं तुमसे नहीं लूंगा। जो कहने के बाद वो निंक्यू को उसका रेंट लौटा देते हैं। ये देख के तो निंक्यू काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उतने में ही लैंडलॉर्ड यहाँ से जाते हुए कहने लगे कि मेरे रहते हुए तुम्हें इस जगह पे कोई भी परेशान नहीं करेगा, इसलिए बेफिक्र रहना। लैंडलॉर्ड के इस गेस्चर को देख के निंक्यू और सांगसांग तो खुश थे। इसी के साथ अब हमें रात के वक्त कुछ सोल्जर्स को दिखाया गया जो एक बंदे का पीछा कर रहे थे। ये बंदा और कोई नहीं निंक्यू का पहला दोस्त झाउअर था। वहीं दूसरी तरफ निंक्यू लेटे लेटे सांगसांग को एक प्लेट प्लेन नूडल्स बनाने को कहने लगा। वो कहने लगता है कि मुझे भूख लग रही है, इसलिए जल्दी करना। जो सुन के सांगसांग कहने लगी अभी शाम को ही तो आपने नूडल्स खाया था, फिर दोबारा से आपको कैसे भूख लग गई? जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि वो तो मैंने शाम को खाया था, अभी तो रात हो चुकी है, इसलिए भूख लगना तो वाज़ेह है। वैसे भी काम करने वाले बंदे को जल्दी जल्दी भूख लगती ही है। जो सुन के सांगसांग निंक्यू के लिए नूडल्स बनाने चली गई। अब कुछ देर बाद यहाँ पे झाओ आ चुका। झाओ की हालत इस जगह पे काफी ज्यादा खराब थी, वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड था, उसके हाथों से भी खून निकल रहा था। अब वो निंक्यू के स्टोर के पास आ चुका, तभी उसे अंदर से निंक्यू की आवाज आई जो सांगसांग से कह रहा था कि भला तुमने प्लेन नूडल्स क्यों बनाया? जिसपे सांगसांग कहने लगी कि अभी तो आपने कहा था कि आपको प्लेन नूडल्स चाहिए। सांगसांग की बात सुन के निंक्यू कहने लग चुका कि अच्छा तो ये मैंने कहा था, क्या सच में मैं ऐसा कह सकता हूँ? मुझे लगता है कि मैंने ही कहा होगा। जो कहने के बाद वो कहने लगता है कि नूडल्स में थोड़ा मीट तो डाल देती, मुझे बिना नूट के ये नूडल नहीं लग रहा।
जिसपे सांगसंग जवाब देती है कि आज मैं पूरे दिन बिजी थी, जिस वजह से मैं ग्रोसरीज भी खरीदने नहीं गई, तो भला मैं आपके लिए मीट कैसे लाती। ये सब झाओ दरवाजे से सुन रहा था और फिर वो यहीं दरवाजे पे ही बैठ जाता है। दरअसल झाओ इस मामले में निंक्यू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यहीं पर बैठ चुका है। उसके हाथ में एक नोट भी था। उतने में ही सोल्जर्स झाओ को ढूंढते हुए इस गली में आ गए, जिस वजह से झाओ तुरंत ही अपने पास के नोट को निंक्यू के स्टोर में डाल चुका। फिर वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे झाओ छुपने के लिए निंक्यू से हेल्प मांग सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने पहले दोस्त को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वो जानता है कि निंक्यू ने जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ सहा है। बाहर के शोर शराबे को निंक्यू और सांगसंग भी सुन लेते हैं। फिलहाल इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसे आवाज आ रही थी कि सोल्जर्स किसी जासूस को ढूंढ रहे हैं, इसलिए निंक्यू फौरन ही बाहर क्या चल रहा है देखने के लिए निकल पड़ा। इधर बाहर की तरफ सोल्जर्स झाओ को कसरत से ढूंढ रहे थे। निंक्यू ने जैसे ही इन सोल्जर्स को जाते हुए देखा, वैसे ही वो भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। इधर झाओ तो इन सोल्जर्स से अभी तक भी भाग ही रहा था। तभी हम यहाँ पे एक कल्टीवेटर को आते हुए देखते हैं, जो तुरंत ही अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करते हुए झाओ पे हमला कर देता है। इस अटैक के बारे में झाओ को कुछ भी नहीं पता था, इस वजह से वो इस अटैक को डॉच भी नहीं कर पाया और तुरंत ही अटैक हिट होने की वजह से मारा गया। उसे तो यहाँ पे तड़पने का भी मौका नहीं मिलता। इधर झाओ को मारने के बाद यह बंदा मुस्कुरा रहा था। तभी झाओ की डेड बॉडी के पास सोल्जर्स भी आ गए और उन्होंने झाओ की डेथ को कंफर्म कर दिया। साथ ही साथ वो आसपास भी अच्छे से तलाशी लेने लगे। यहाँ निंक्यू के साथ साथ काफी सारी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। निंक्यू तो झाओ की डेड बॉडी को देख के बस खामोश खड़ा था। इधर एक बंदा अपने लॉर्ड को झाओ के बारे में बता देता है, तो ये बंदा कहने लगता है कि ये कमीना साला मुझसे गद्दारी करने चला था। इसकी बात सुन के पीछे खड़ा कल्टीवेटर फिर से मुस्कुरा चुका। दरअसल ये लॉर्ड इंपीरियल कोर्ट का एक ऑफिशियल था। अब सोल्जर्स झाओ की डेड बॉडी को घसीटते हुए लेके जाने लगे, जो देख के यहाँ पे निंक्यू को बुरा लग रहा था। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और अब उसे यहाँ पे झाओ के साथ बिताए हुए पल भी याद आने लगे कि कैसे पहली मर्तबा वो मिले और कैसे आखिरी मर्तबा उन्होंने वाइन पिया, वो भी पहली बार। निंक्यू अपने दोस्त की इस हालत को देख के जरा भी खुश नहीं था। वो झाओ के लिए बुरा फील कर रहा था। निंक्यू ने कभी भी अपने दोस्त का यह हाल देखने की उम्मीद नहीं की थी। इस अचानक हुए इंसिडेंट की वजह से निंक्यू थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था। वो अपने घर में आने के बाद भी यही सोच रहा था, इवन कि उसने प्लेन नूडल भी नहीं खाया। तभी सांगसंग अपने साथ झाओ का नोट लेके आ चुकी और वो निंक्यू को इस बारे में बताने लगी। वो बताने लगती है कि ये नोट उसे दरवाजे पे मिला, जो सुन के निंक्यू इस नोट को ले लेता है और फिर वो इसे देखने लगा। इसमें कुछ ऑफिशियल्स के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद निंक्यू कहने लगता है कि हम दोनों झाओ के साथ बस हफ्ता 2 हफ्ता ही रहे हैं, मगर फिर भी वो खुद को मेरा पहला दोस्त बताता था। असल में पास्ट में हमने बस कुछ लेटर्स एक्सचेंज किए थे और साथ ही में थोड़ी सी ड्रिंक भी पिया था। हम दोनों जितने क्लोज दिखते हैं उतने है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे इस हाल में नहीं देखना चाहता था। मुझे यहाँ पे उसकी आत्मा के शांति के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। जो कहने के बाद वो झाओ से कहने लगा कि तुमने ये मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। उसके इसी बात के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो चुका और अगले दिन निंक्यू मार्केट में नूडल्स खाने आ जाता है। अभी निंक्यू का नूडल्स आया ही था कि तभी उसे सामने की ओर वही बंदा दिखा जो कल रात झाओ को गद्दार बोल रहा था और वो यहाँ पे कैरिज से निकल के एक घर की ओर जा रहा था। साथ ही साथ वो अपनी सर्वेंट को छेड़ भी रहा था। ये सर्वेंट कल रात को भी इस बंदे के साथ थी। ये सब देख के निंक्यू कहने लग चुका कि क्या कोइंसिडेंस है। उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा मुझे यहाँ मिलेगा, कहीं ये नोट में मौजूद झांगी की तो नहीं। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी टेबल पे बैठा हुआ बंदा पूछने लगा कि आखिर तुम इतने देर से वहाँ क्या देख रहे हो। जिसपे निंक्यू कहने लगता है कि कुछ नहीं, मैं बस ब्यूटीज को देख रहा हूँ। जो सुनते साथ ही ये बंदा पीछे मुड़ के देखने लगा तो उसे वहाँ पे सर्वेंट दिखी, इसलिए वो कहने लगा कि सच में ये तो खूबसूरत है। अच्छा, अब समझ आया, तुम्हें इस टाइप की खूबसूरती पसंद है। जिसपे निंक्यू कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मुझे ऐसी ही खूबसूरती पसंद है। तो ये बंदा कहने लगा कि अगर ऐसा है तो तुम सही आदमी के साथ बैठे हो। मैं इस जगह पे दशकों से हूँ, इसलिए मैंने काउंटलेस खूबसूरत वुमेन्स को देखा है। जो सुनते ही निंक्यू इस बंदे को अपना नूडल्स दे चुका, जिस वजह से ये बंदा अब यहाँ पे निंक्यू की भी तारीफ करने लगता है। वो कहने लगता है कि तुम हैंडसम के साथ साथ काफी दिलदार भी हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एक सूटेबल प्लेस बताता हूँ। तुम्हारे कैरेक्टर को देखते हुए तुम्हें ना पिंकांग डिस्ट्रिक्ट के म्यूजिक हाउस को विजिट करना चाहिए। म्यूजिक हाउसेस तुम्हारे लिए पैराडाइज साबित हो सकते हैं। क्या पता तुम्हें वहाँ पे वो भी मिल जाए जो तुम ढूंढ रहे हो। जो सुन के निंक्यू कहने लगता है कि हाँ बड़े भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपके कहने पर जरूर एक मर्तबा वहाँ जाऊंगा। जो कहने के बाद वो रात को घर आ चुका, जहाँ उसने सांगसंग से पैसे मांगे ताकि वो म्यूजिक हाउस जा सके, लेकिन सांगसंग तो उसे बस
2 ही कॉपर कॉइन्स देती है। इसलिए निंग्चू कहने लगता है कि बस इतना ही, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो सांगसांग निंग्चू को जवाब देती है कि अभी उसने बहुत सारे सामान खरीदने हैं जिसके लिए उसे पैसे चाहिए होंगे, इसलिए वो अभी के लिए बस इतना ही दे सकती है। जो सुन के निंग्चू सांगसांग को बताने लगा कि झांग यी की एक नंबर का ठरकी है, मगर उसकी वाइफ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो छुप छुपा के म्यूजिक हाउस जाता है। अगर उसके बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करना है तो म्यूजिक हाउस जाना ही पड़ेगा। जो सुन के सांगसांग हैरान हो चुकी, वो निंग्चू से पूछने लगी कि आप सच में म्यूजिक हाउस जाना चाहते हो, जिसपे निंग्चू कहने लग चुका कि चांगान में ज्यादा म्यूजिक हाउसेस नहीं है, इसलिए वो उसे आसानी से ढूंढ सकता है। वैसे क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि अगर किसी टाइगर को कैप्चर करना है तो पहले उसके गुफा में जाना होगा। जो सब सुन के सांगसांग निंग्चू से कहने लगती है कि झांग यी की इंपीरियल कोर्ट का एक ऑफिशियल है, तो क्या सच में आप उससे पंगा लोगे? एक मर्तबा आपको दोबारा से सोच लेना चाहिए। जिसपे निंग्चू कहने लगता है कि मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता था, मगर झाओ के लिए मुझे इस मैदान में उतरना ही पड़ेगा। एक मर्तबा ये मामला सेट हो जाए फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कहने के बाद हमें चांगन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग अपने काम में मस्त थे। यहाँ 2 बच्चे पानी में अपने लोटस जैसे कंदील को छोड़ देते हैं। ये पूरा शहर आज के दिन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि आसमान में काफी सारे चमकदार लांटेन उड़ रहे थे। तभी हमें यहाँ पे नाव में सवार होकर निंग्चू आते हुए दिखता है। उतने में ही हमें म्यूजिक हाउस के बाहर महिलाओं का एक ग्रुप नाच गाना करते हुए दिखाया गया। यहाँ जो सेंटर में लेडी डांस कर रही थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ऊपर से उसका ये प्यारा सा डांस जो उसकी खूबसूरती में और ज्यादा 4 चांद लगा रहा था। इवन की निंग्चू भी इस लेडी की खूबसूरती में खो गया था। वो इस लेडी के ऊपर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था, और अब वो कहने लग चुका कि सच में उस बंदे ने बिल्कुल सही कहा था, ये जगह तो वाकई में कमाल की है। जो सब कहते हुए और लेडी का डांस देखते हुए निंग्चू म्यूजिक हाउस के अंदर आ जाता है। म्यूजिक हाउस के अंदर भी नाच गाना चल रहा था। यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा रंगीन था। हर जगह बस अय्याश लोग भरे पड़े थे। ये अय्याश लोग अपने अपने टाइप के बंदियों के साथ मगन थे। एक बंदा तो अपनी बंदी के साथ चलते हुए निंग्चू को धक्का दे देता है और उल्टा निंग्चू को ही खड़ी खोटी सुनाने लगता है। वो निंग्चू को यहाँ पे अंधा वगैरह कहने लग चुका, मगर निंग्चू अपनी गलती ना रहने के बावजूद भी इस बंदे पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो यहाँ पे एक जरूरी काम से आया है, इसलिए वो यहाँ पे यूं ही किसी से झगड़ नहीं सकता। तभी निंग्चू के सामने एक बड़ा ही स्टाइलिश बंदा आ चुका। वो निंग्चू से प्यार से पूछने लगा कि क्या वो गलत जगह पे आ गया है, जिसपे निंग्चू कहने लगता है कि नहीं, वो सही जगह पे आया है। जो सुनते ही ये बंदा कहने लग चुका, इंटरेस्टिंग, क्या तुम ऐसी जगह पे पहली बार आए हो? तो निंग्चू हाँ में जवाब देता है। जो सुन के ये बंदा कहने लगा कि चलो इधर मेरे पीछे आओ। यहाँ कुछ लोग रुक के निंग्चू को ही देख रहे थे, क्योंकि निंग्चू यहाँ पे पहली बार आया है। साथ ही साथ निंग्चू का हुलिया भी यहाँ मौजूद लोगों से अलग था, तो अब इसीलिए ये बंदा उन सभी को यहाँ से भगा चुका। वो कहने लगा जाकर अपना काम करो, यहाँ पे क्या घूर रहे हो? अब आगे जाते हुए एक बंदा इस बंदे के पास यंग मास्टर चू कहते हुए आ चुका। वो यंग मास्टर से पूछने लगा कि वो उसकी क्या खिदमत कर सकता है। तो यंग मास्टर कहने लग चुका कि मेरे इस दोस्त के लिए वाइन का इंतजाम करो और उसका बिल मैं दूंगा। फिर हाँ, मेरे दोस्त को म्यूजिक हाउस घुमाना मत भूलना। जो सुन के ये बंदा कहने लगा जो हुक्म मेरे यंग मास्टर। अब इधर यंग मास्टर निंग्चू को म्यूजिक हाउस के बारे में बताते हुए कहने लगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक हाउस है, इसलिए यहाँ की जो लड़कियां है वो टॉप नॉच है, ना सिर्फ ब्यूटी में बल्कि टैलेंट में भी। अभी यंग मास्टर का ये कहना ही था कि तभी कुछ लड़कियां निंग्चू को देख के कहने लगी कि आखिर ये बंदा है कौन? इतना हैंडसम बंदा मैंने आज से पहले यंग मास्टर चू के साथ नहीं देखा। अब ये लड़कियां यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी हम यंग मास्टर को देखते हैं। जो निंग्चू से कहने लगा कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पे अपने टाइप की कोई मिल जाए तो मुझे बता देना। जो सुन के निंग्चू कहने लग चुका कि वो ऐसी जगह पे पहली बार आया है, इसलिए वो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना चाहता, वो इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता है। जो सुन के यंग मास्टर कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी यहाँ पे एक लड़की आ गई जो निंग्चू से कहने लगी कि आपसे मिस्ट्रेस जियान मिलना चाहती है। ये सुन के यंग मास्टर तो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो इस म्यूजिक हाउस की लीडर थी। अब वो निंग्चू से कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा लकी हो जो पहली बार में ही मिस्ट्रेस जियान ने तुम्हें मिलने बुला लिया। देखो वो इस म्यूजिक हाउस की लीडर है, इसलिए जरा उनसे अच्छे से पेश आना। चलो अब तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जो कहने के बाद यंग मास्टर चू चला गया और ये लड़की निंग्चू को अपने साथ लेके जाने लगी। वहीं ऊपर की तरफ हम लैंडलॉर्ड को भी देखते हैं, जो निंग्चू को इस लड़की के साथ जाते हुए देख लेते हैं। तभी एक बंदा लैंडलॉर्ड को बताने लगा कि प्रिंस आपके मुंतजिर है। जो सुनकर लैंडलॉर्ड प्रिंस से मिलने के लिए चले गए। इस बात से पता चलता है कि लैंडलॉर्ड का बैकग्राउंड वाकई में काफी गहरा है। अब दूसरी तरफ निंग्चू इस लड़की के साथ
साथ मिस्ट्रेस जियान के घर के पास आ चुका। अब ये लड़की निंक्यू को अंदर बेच के खुद बाहर खड़ी रह चुकी। अंदर आने के बाद निंक्यू ने देखा कि एक औरत फूलों की पत्तियों को कट कर रही है। दरअसल ये औरत और कोई नहीं लीडर जियान थी। इसलिए निंक्यू यहाँ पे एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, लेकिन अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं जरूर करूंगा। जो सुन के लेडी जियान पीछे मुड़ के निंक्यू से कहने लगी कि ज्यादा घाई मत करो, हम अभी अभी ही तो मिले हैं, इसलिए जरा अपने बारे में तो बताओ, आखिर इस यंग हैंडसम बॉय का नाम क्या है। लेडी जियान के ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।